मैं एक ऐसे वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट करता हूँ जहाँ पूरे नेशन में अवेकनिंग होती है, और मैं वो पहला इंसान बन जाता हूँ जिसे गॉड्स द्वारा कर्जड किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कैजुअली एक ट्रिपल एस रैंक्ड क्लास ऑन अ डेड कैलेमिटी को रिजेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि गॉड्स कुछ नहीं बल्कि डीमंस हैं, जिस पर हर कोई मुझे पूरा इडियट कहने लगता है। यहाँ तक कि यान, जो स्कूल ब्यूटी है और मेरी गर्लफ्रेंड भी, वो तक मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि मैंने एकमात्र हिडन क्लास गॉड फॉरसेकन अवेकन की है। अभी अवेकनिंग स्टेज पर खड़ा मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं देख रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक्स में बताए गए डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक्स, जब कोई अपने दोनों हाथ उस एंशियंट स्टोन स्लैब पर रखता है तब सिर्फ एक डिवाइन बीइंग प्रकट होती है। वही तुम्हें अपना फॉलोअर चुनती है और तुम्हें एक क्लास देती है। इसके बाद तुम उसके नाम पर मॉन्स्टर्स को हंट करते हो, उनकी सोल फ्लेम्स को सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर करते हो, और बदले में तुम्हें ट्रेंडेमियस पावर और स्किल्स मिलती हैं। लेकिन अभी मेरे सामने एक नहीं बल्कि 4 डिवाइन बीइंग्स खड़ी होती हैं, जिस पर सबसे पहले मुझे क्लास ऑफर करती है एक वॉर गॉडेस, जिसने गोल्डन आर्मर पहन रखा होता है और हाथ में होली इनग्रेव्ड ग्रेट सोर्ड पकड़ी होती है। वो मुझे घमंड भरी नजरों से नीचे देखते हुए कंटेम्प्ट से भरा चेहरा बनाती है। अवेकनर, मैंने तुम्हारी डिलिजेंस और डिवोशन को महसूस किया है। मेरा फॉलोअर बनो और मैं तुम्हें वॉरियर की ग्लोरी दूंगी। जिस पर एंशियंट स्टोन स्लैब एक डल ग्रे लाइट छोड़ने लगता है और हवा में धीरे धीरे एक टूटी हुई ग्रेट स्वॉर्ड मैटेरियलाइजेस होने लगती है। यह ग्रेट स्वॉर्ड सबसे लोएस्ट टियर क्लास को रिप्रेजेंट करती है, एक डी रैंक वॉरियर, जिसे देखते ही पूरा अवेकनिंग सेरेमनी केओस में फूट पड़ता है। हाँ, इतना पढ़ाई करने का क्या फायदा जब आखिर में ट्रैश क्लास ही अवेकन करनी थी। हाई स्कूल में परफेक्ट स्कोर्स लाने के बाद भी यही मिला। हर कोई बिना रुके मेरा मजाक उड़ाने लगता है। उसी समय मेरी आंखों के सामने एक लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रकट होती है। ऑप्शन 1, वॉर गॉडेस को फॉलो करो और डी रैंक क्लास वॉरियर में एडवांस करो। बेस स्किल चैन, थ्रस्ट इनइट स्किल नॉन। जिस पर मैं अपनी आंखें हल्की सी कोड लेता हूँ। बस इतना ही। ये एरोगेंट वॉर गॉडेस दावा करती है कि उसने मेरी डिवोशन और डिलीजेंस को महसूस किया और बदले में सिर्फ एक डी रैंक कैनन फोर्डर क्लास ऑफर करती है। मैं बिना हेसिटेशन अपना सिर हिला देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी नजर दूसरी डिवाइन बीइंग की तरफ घुमाता हूँ। ये पूरी ब्लैक क्लॉक में ढकी होती है और इसके आसपास सफोकेटिंग किलिंग इंटेंट फैल रही होती है, जिस पर वॉर गॉडेस का चेहरा तुरंत अगली हो जाता है, जबकि यह दूसरी डिवाइन बीइंग क्वाइटली प्लीज्ड नजर आती है। वो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, वाइस चॉइस क्लेवर अवेकनर, आओ मुझे फॉलो करो और वॉइड को चीरने वाली ब्लेड बन जाओ। जिसके तुरंत बाद एक डार्क फ्लैश हवा को चीरती हुई निकलती है और एक ब्लैक ब्लेड सीधे मेरी गर्दन पर आ टिकती है। ऑप्शन 2, वॉइड स्पिरिट का सर्वेंट बनो और एस रैंक क्लास शैडो असासिन में एडवांस करो। बेस स्किल्स वॉइड इरेजर, शैडो वेल, इनइट स्किल शैडो किल। उसी पल एंशियंट स्टोन स्लैब एक ब्लाइंडिंग पर्पल लाइट में एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके बाद एक और ब्लेड वॉइड को चीरते हुए सामने प्रकट होती है और उसका डार्क ग्लीम पहले वाली ब्रोकन ग्रेग्रेट स्वॉर्ड को पूरी तरह निगल जाता है, जिस पर अभी तक शोर मचा रही क्राउड अचानक डेड साइलेंट हो जाती है। हर कोई शॉक में जम जाता है। फिर उस साइलेंस के बीच कोई धीरे से बड़बड़ाता है, एक ही इंसान के लिए दूसरी क्लास कैसे अपीयर हो सकती है? जिस पर बॉ, जिसके चेहरे पर अभी तक स्मर्क जमी हुई थी, रेज से पैल पड़ जाता है। वो तुरंत अपनी सीट से उठकर चिल्लाता है, एक इंसान 2 क्लासेस कैसे अवेकन कर सकता है? इसके बाद प्रिंसिपल लिंड जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा हो जाता है और एक्साइटमेंट से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। यही है किड, ये डेफिनेटली एक एस रैंक क्लास है। अपनी पूरी जिंदगी एजुकेशन फील्ड में बिताने के बाद भी उसने कभी किसी को 2 क्लासेस अवेकन करते नहीं देखा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि एक साथ मल्टीपल डिवाइन बीइंग्स द्वारा चोजन होने का क्या मतलब होता है। जिस पर लाइट के बीच खड़ा मैं फिर से अपना सिर हिला देता हूँ। एक एस रैंक कॉम्बैट क्लास, शैडो असासिन। यहाँ तक कि दुनिया की हर असासिन टाइप क्लास में भी ये टॉप टीयर्स में आती है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि अभी भी 2 डिवाइन बीइंग्स बाकी हैं। जिस पर ब्लैक रोब पहने वॉइड स्पिरिट सप्रेसेड फ्यूरी से कांपने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, और तभी उसकी नजर तीसरी डिवाइन बीइंग की तरफ जाती है, जिस पर मैं उसके अंदर जेन्युइन फियर और रिवरेंस की झलक साफ देख लेता हूँ। तीसरी डिवाइन बीइंग एक बूढ़ा आदमी होता है, जिसके हाथ में बोन स्टाफ होती है और उसके टिप पर पैल ब्लू फ्लेम्स जल रही होती हैं। उस बूढ़े आदमी के अंदर ऐसी अथॉरिटी होती है जिसे इंटिमिडेटिंग बनने के लिए एंगर की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी नजर मुझ पर डालते हुए कहता है, आफ्केनर, मैं डेथ गॉड हूँ, मेरे सामने घुटने टेक दो और मैं तुम्हें लाइफ और डेथ को कमांड करने की शक्ति दूंगा। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, बोल्ड वर्ड्स। मुझे पसंद आया। यह साफ था कि गॉड्स के बीच भी हियरार्की मौजूद है। अगले ही सेकंड एंशिएंट व्हाइट टेक्स्ट मेरे सामने उठने लगती है। ऑप्शन 3, डेथ गॉड के सामने सबमिट करो और ट्रिपल एस रैंक क्लास ऑन अ डेड कैलेमिटी में एडवांस करो। बेस स्किल्स अनडेड समन, बोन डिकॉय, इनइट स्किल,
हेरल ऑफ द डेथ गॉड समन्ड ऑन डेड सर्वेंट्स अनलिमिटेड, जिसके अगले ही पल एंशियंट स्टोन स्लैब ऑरेंज लाइट से ब्लेज करने लगती है और वह रोशनी सीधे आसमान में शूट हो जाती है। रैबिट किंगडम के ऊपर का पूरा स्काई सोलर एलिप्सिस की तरह डार्क पड़ने लगता है, जिस पर मैं ऊपर देखता हूँ और वहां बिलियन स्ट्रॉन्ग ऑनडेड आर्मी लोकस्ट प्लेग की तरह आसमान में स्वार्म करती नजर आती है। कोलोसल ऑनडेड बीस्ट्स, फ्लिकरिंग ऑनडेड असैसिन्स और स्केलेटल वॉर हॉर्सेस पर बैठे अनडेड वॉरलॉर्ड्स। पूरा दृश्य प्योर अपोकैलिप्स जैसा लगता है और यह सिर्फ सिटी तक लिमिटेड नहीं रहता। पूरा रैबिट किंगडम इस टेरिफाइंग फेनोमेनन को विटनेस करता है। पूरे नेशन में इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट्स चलने लगती हैं। रिपोर्टर लॉ माइक्रोफोन पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहती है, सिटीजन्स कृपया काम रहें, यह फेनोमेनन हमारे नेशन के एक अवेकनर की वजह से हुआ है। उसी समय वुल्फ्स डेन नाम के सीक्रेट मिलिट्री बेस के अंदर ट्रेडिशनल ट्यूनिक पहने एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर अपोकैलिप्टिक स्काई को स्टील कोल्ड आई से देख रहा होता है। एल्डर चेन, शुक्र है आपने जल्दी एक्शन लिया और इस फेनोमेनन को कंटेन कर दिया, वरना फॉरेन नेशंस को इसके बारे में पता चल जाता। आखिर चिन कौन है और ऐसा टेरिफाइंग फेनोमेनन कैसे ट्रिगर हुआ जिस पर व्हाइट हेयर्ड एल्डर हल्का सा सिर हिलाता है? मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग भेज दिए हैं। ये इंसान चाहे जो भी हो, हम सबसे पहले उसे अपनी प्रोटेक्शन में लेंगे। इसके बाद सेरेमनी में वापस प्रेस पूरी तरह वाइल्ड हो जाती है। कैमरा अवेकनिंग स्टेज के ऊपर छाए डार्क क्लाउड्स पर फोकस करने लगते हैं, लेकिन सेरेमनी के अंदर खड़ा मैं बाहर मची इस फ्रेंजी से पूरी तरह अनजान होता हूँ। मैं उस बूढ़े आदमी को देखता हूँ जो खुद को डेथ गॉड कहता है और मैं हेजिटेट करने लगता हूँ, क्योंकि अवेकनर्स की हिस्ट्री को थॉरली स्टडी करने के बाद मैं सबसे बेहतर जानता हूँ कि रैबिट किंगडम का पिछला डबल एस रैंक अनडेड मेज ऑलरेडी एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइट्स तक पहुंच चुका था, जिस पर ट्रिपल एस रैंक अनडेड कैलेमिटी चुनना मतलब होता गॉड टियर स्टार्टिंग हैंड मिलना, एक गारंटीड प्लेस इन हिस्ट्री। और फिर भी मैं एक बार फिर अपना सिर हिला देता हूँ। मैं आखिरी डिवाइन बीइंग को देखना चाहता हूँ, जिस पर आखिरी डिवाइन बीइंग किसी गॉड से ज्यादा एक मर्टल जैसी दिखती है। पूरा शरीर स्कार्स से भरा हुआ, टैंडल ब्लैक हेयर, ब्लड रेड आईज और हाथ में सिर्फ एक ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड टॉर्च। पहले 3 डिवाइन बीइंग्स की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के मुकाबले ये चौथी डिवाइन बीइंग किसी बेगर जैसी लगती है। लेकिन जैसे ही ये बेगर बोलती है, मेरा पूरा शरीर झटके से कांप उठता है। क्या तुम भी ब्लू स्टार से आए हुए ट्रांसमाइग्रेटर हो? जिस पर मेरा दिमाग जैसे फटने लगता है। मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ, मैं ब्लू स्टार से आया हूँ। ये सीक्रेट मैंने कभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि पहले वाली 3 डिवाइन बीइंग्स भी मेरी ओरिजिन्स नहीं देख पाई थी। लेकिन ये रैग्ड फिगर जो किसी स्ट्रीट बेगर जैसी दिखती है, उसने मुझे इंस्टेंटली पहचान लिया। इसका मतलब क्या है? क्या ये डिवाइन बीइंग भी ब्लू स्टार की ट्रांसमाइग्रेटर है? मेरी आंखें शौक से फैल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, वो रैग्ड फिगर अर्जेंटली बोलती है, किसी भी गॉड को फॉलो मत करना, ये सब एक डिवाइन कॉन्स्पिरेसी है। हम सब उनकी बोर्ड के पीसेस हैं, सब सैक्रिफाइसेस हैं, गॉड्स को मारा जा सकता है और हम खुद गॉड्स बन सकते हैं। जिसके तुरंत बाद उसके वर्ड्स फेड भी नहीं होते कि उसका बॉडी किसी अनसीन फोर्स द्वारा स्ट्रक्ड होकर डिसॉल्व होने लगता है। मेरा माइंड सवालों से भर जाता है, लेकिन कुछ पूछने का समय नहीं मिलता। तभी मेरी आंखों के सामने टेक्स्ट प्रकट होती है, ऑप्शन 4, गॉड्स की ब्लेसिंग को रिफ्यूज करो और सभी डिवाइन बीइंग्स द्वारा फॉरसेकन बन जाओ। क्लास गॉड फॉरसेकन, बेस स्किल नॉन, इनिशियल इननेट ट्रेट फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। थॉ इसका मतलब है कि वह टूट गया है, तो अगर वह टूट गया है तो वह किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता है, तो अगर वह टूट गया है तो वह किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता है। तीनों डिवाइन बीइंग्स के सिर के ऊपर डीप रेड हेल्थ बार्स मटेरियलाइज होने लगती हैं, जिनकी वैल्यूज ट्रिलियंस तक स्ट्रेच कर रही होती हैं। उस पल मेरी पूरी वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो जाती है। गॉड्स के पास हेल्थ बार्स हैं और ह्यूमंस गॉड्स बन सकते हैं, जिस पर मेरे अंदर ऑन की एक वेव दौड़ जाती है और मेरे हाथ हल्के कांपने लगते हैं। उसी इंस्टेंट में फ्रैक्चर्ड डिविनिटी की असली वैल्यू समझ जाता हूँ। नॉर्मली सिर्फ गॉड्स ही ऑफरिंग्स एंजॉय करते हैं। एक अवेकनर मॉन्स्टर्स को मारता है, उनकी सोल फ्लेम्स अपने चोजन गॉड को ऑफर करता है और तभी उसे स्किल्स, सेकंड एडवांसमेंट्स और बाकी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन फ्रैक्चर्ड डिविनिटी भी आखिर एक डिविनिटी ही होती है, जिसका मतलब है डिविनिटी पॉजेस करना मुझे गॉड्स के बराबर खड़ा कर देता है। मैं सीधे ऑफरिंग्स रिसीव कर सकता हूँ। जिन भी मॉन्स्टर्स को मैं मारता हूँ, उनके हर ट्रेट मेरे अपने बन जाते हैं। हाँ, यह शुरुआत में एक ब्लैंक स्लेट क्लास की तरह होती है, लेकिन इसकी ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटलेस है, यहाँ तक कि मैं खुद एक रियल गॉड भी बन सकता हूँ। अब कंपेयर करो इसे उन फर्स्ट 3 गॉड्स की ऑफर से, एरोगेंट और स्टिंजी। एक मुझे ऐसे ल्योर कर रही थी जैसे कोई प्रेडेटर अपने प्रे को बेट करता है, और दूसरी सीधा सबमिशन डिमांड कर रही थी। फॉलोअर, सर्वेंट, सबमिशन। एक भी ऐसा वर्ड नहीं था जिसमें रियल रिस्पेक्ट फील हो। शायद इन गॉड्स के लिए ह्यूमन सिर्फ इंसेक्ट्स हैं जिनसे वो खेलते रहते हैं। वहीं मेन स्टेज के ऊपर रैबिट किंगडम की 4 मेजर गिल्ड्स के गिल्ड मास्टर्स लियोन, जेन, शियाओ और माग सब प्रिंसिपल लिन के आसपास इकट्ठा हो चुके होते हैं। प्रिंसिपल लिन, जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली थी, इस समय खुशी से चमक रहा होता है। उसके चेहरे पर ईयर टू ईयर ग्रिन फैली होती है। जिन हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स में से एक है, हमारे फाइनेस्ट ग्रेजुएट्स में से। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही स्काई में मौजूद टेरिफाइंग अनडेड आर्मी धीरे धीरे फेड होने लगती है, जिसके तुरंत बाद एंशिएंट स्टोन स्लैब से एक और पिलर ऑफ लाइट एक्सप्लोड होता है। 4th क्लास, जिस पर ब्लैक ईगल गिल्ड का मास्टर मैंग डिसबिलीफ में सिर
हिलाता है। सच में अनहर्ड ऑफ, लेकिन इसे देखकर लगता है कि यह ज्यादा से ज्यादा सी रैंक होगा। इसके बाद हर किसी की नजर एंशियंट स्टोन स्लैब पर टिक जाती है। जैसे ही फोर्थ पिलर ऑफ लाइट आसमान में शूट करती है, एक बैटर्ड टॉर्च टोटम स्लैब के ऊपर जुड़ जाता है। 4 अलग अलग कलर्स की पिलर्स ऑफ लाइट मेरे आसपास स्विरल करने लगती हैं, लेकिन कोई भी साफ देख सकता है कि ऑरेंज पिलर सबसे ज्यादा ब्राइट ब्लेज कर रही होती है। ट्रिपल एस रैंक ऑनडेड कैलेमिटी क्लियरली सबसे बेस्ट चॉइस लग रही होती है, जिस पर प्रिंसिपल लिन वरीड होकर बोलता है, चिन सही डिसीजन लेगा, है ना? ड्रिफ्टिंग क्लाउड गिल्ड की शार्प और ब्यूटीफुल मास्टर शियाओ भी टेंशन में नजर आती है। रेस्ट एश्योर्ड गिल्ड मास्टर्स, हमारे स्कूल का करियर गाइडेंस प्रोग्राम हमेशा। लेकिन प्रिंसिपल लिन की रीअश्योरिंग स्माइल उसके मुंह में ही फ्रीज हो जाती है, क्योंकि अवेकनिंग स्टेज पर खड़ा मैं आखिरकार अपना चॉइस बना लेता हूँ। जिसके अगले ही पल स्टोन स्लैब के ऊपर मौजूद चारों पिलर्स ऑफ लाइट लगभग एक साथ वैनिश हो जाती हैं। अब वहां सिर्फ एक टोटम बचती है, एक टॉर्च जिसकी आखिरी फ्लेम मुश्किल से जल रही होती है। वो टॉर्च मेरे चारों तरफ एक बार सर्कल करती है और फिर मेरी आंखों के बीच जाकर सिंक हो जाती है, जिसे देखते ही पूरा वेन्यू केओस में एक्सप्लोड हो जाता है। नो वे! प्रिंसिपल लिन का चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। वहीं स्टेज पर खड़े 4 गिल्ड मास्टर्स भी स्टन रह जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर डिसेबिलिफ साफ नजर आती है। इसने सच में अनडेड कैलेमिटी को रिजेक्ट कर दिया। फिनिक्स फ्लेम गिल्ड का मास्टर लियोन सिर हिलाते हुए साई करता है, जैसे काश अवेकनिंग स्टेज पर मेरी जगह वो खुद होता। और अब प्रिंसिपल लिन, जो कुछ मोमेंट्स पहले प्योर जॉय में था और अब एब्सोल्यूट डेवास्टेशन में पहुंच चुका होता है, रेजिंग बुल की तरह अवेकनिंग स्टेज की तरफ दौड़ पड़ता है। चिन, अभी नीचे उतरो! प्रिंसिपल लिन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है। डायरेक्टर जियांग, चिन का होमरूम टीचर कौन है? प्रॉपर करियर गाइडेंस क्यों नहीं दी गई? जिस पर डायरेक्टर जियांग तुरंत अथॉरिटी दिखाते हुए मिस टोंग पर बरस पड़ता है। लेकिन प्रिंसिपल और डायरेक्टर जेंग दोनों की स्कॉल्डिंग फेस करने के बाद भी मिस टोंग ज्यादा बोदर्ड नहीं दिखती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि चिन के पास जरूर कोई रीजन होगा। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा ड्रामा मीडिया को कंप्लीट फ्रेंजी में डाल देता है। लोग किसी को लेजेंड बनाना जितना पसंद करते हैं, उससे कहीं ज्यादा उस लेजेंड को गिरते देखना एंजॉय करते हैं। व्यूअर्स, ऑनेस्टली मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये स्कूल, जो खुद को जंगाही सिटी का नंबर 1 स्कूल कहती है, बेसिक करियर गाइडेंस तक नहीं देती। हमारे नेशन ने अभी एक ट्रिपल एस रैंक अवेकनर ऑनडेड कैलेमिटी खो दिया, और इसके लिए इस स्कूल का हर टीचर रिस्पॉन्सिबल है। जिस पर स्टेज पर खड़े 4 गिल्ड मास्टर्स आखिर सिर्फ सिर हिलाते हैं और एक एक करके क्वाइटली वहां से चले जाते हैं। लेकिन हर कोई अपसेट नहीं होता। बाओ और मिंग जैसे सेम ग्रेजुएटिंग क्लास के कुछ लोग तो खुशी से फूले नहीं समा रहे होते। वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहता है, वेस्ट ही रहता है। मौका हाथ में आने के बाद भी इसे पकड़ नहीं पाया। बो आसमान की तरफ लंबी सांस छोड़ता है। कुछ मोमेंट्स पहले तक उसे डर था कि पूरी जिंदगी उसे चिन के शैडो में रहना पड़ेगा। वापस अवेकनिंग स्टेज पर मुझे अभी कुछ प्रोसेस करने का मौका भी नहीं मिलता कि चारों डिवाइन बीइंग्स और सारे विजन्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, जिसके अगले ही इंस्टेंट सराउंडिंग्स पूरी तरह शिफ्ट हो जाती हैं और मैं एक कंप्लीटली अनफैमिलियर जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता हूं। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजती है, न्यू अवेकनर, तुम ट्रायल टावर में एंटर कर चुके हो। ये न्यूली अवेकन्ड इंडिविजुअल्स की फाइनल असेसमेंट है। तुम्हारी क्लास को कितनी जल्दी अडेप्ट करके उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पुश कर सकते हो, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। जिस पर मैं तुरंत अपने सराउंडिंग्स स्कैन करता हूं। मैं एक एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर खड़ा होता हूं। यह जरूर ट्रायल टावर का फर्स्ट फ्लोर होगा। हर फ्लोर अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड होती है और अगले फ्लोर पर जाने के लिए वहां के गार्डियन मॉन्स्टर्स को डिफीट करना जरूरी होता है। इसके बाद मैं अपना स्टेटस पैनल खोलता हूं, लेकिन वहां दिख रहे सारे स्टैट्स दयनीय तरीके से वीक होते हैं, यहां तक कि मुझे खुद मानना पड़ता है। चारों स्टार्टिंग स्टैट्स वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, एगिलिटी और स्पिरिट सिर्फ मिसरेबल 5 पॉइंट्स पर बैठे होते हैं। हेल्थ, अटैक और डिफेंस तक एक डी रैंक क्लास से भी नीचे होती है। कोई स्टार्टिंग स्किल नहीं। मेरे पास सिर्फ एक इनिशियल ट्रेट होती है, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। फेयर इनफ। मैं आंखें सिकोड़ते हुए उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। फ्रैक्चर्ड डिविनिटी, उस इंसान की डिविनिटी जिसे सभी गॉड्स ने फॉरसेक कर दिया। हालांकि फ्रैक्चर्ड है, लेकिन फिर भी ऑफरिंग्स रिसीव कर सकती है। सोल फ्लेम्स ऑफर करने से फ्रैक्चर्ड डिविनिटी धीरे धीरे रिस्टोर होती जाएगी। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, उम्मीद है मैंने रॉन्ग हैंड पर बेट नहीं लगाया। तभी जंगल के आसपास रस्टलिंग साउंड्स गूंजने लगती हैं। फर्स्ट फ्लोर के गार्डियन मॉन्स्टर्स पहुंच चुके होते हैं। वे गॉब्लिन्स होते हैं, झुके हुए पतले ट्विग जैसे लिम्स वाले ह्यूमनॉइड्स। मैं उन्हें तुरंत पहचान लेता हूँ। गॉब्लिन्स मॉन्स्टर्स में सबसे वीक माने जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे ऑलमोस्ट 0 स्टैट्स वाले इंसान के लिए जरा सी केयरलेसनेस भी मौत बन सकती है। मैं अपनी स्पीयर को कसकर पकड़ता हूँ और धीरे धीरे कुछ कोशियस स्टेप्स पीछे लेता हूँ। कुल 3 गॉब्लिन। अगर इन्होंने मुझे सराउंड कर लिया तो मेरे करंट स्टैट्स में मैं सेकंड्स में मर जाऊंगा। जिस पर सामने वाला गॉब्लिन पहले ही आयरन स्वॉर्ड लेकर मेरी तरफ स्विंग कर देता है। मैं स्पीयर को दोनों हाथों से पकड़कर प्रिसिस तरीके से उसकी ब्लेड डिफ्लेक्ट करता हूँ। उसे ऑफ बैलेंस पकड़ते ही मैं रफ आयरन स्पीयर सीधे उसके चेस्ट में घुसा देता हूँ। गॉब्लिन एक जोरदार श्रीक निकालता है
और लड़खड़ा जाता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, स्पीयर को स्वीप और स्लैश करते हुए लगातार 2 और हिट्स लैंड करता हूँ। उसका हेल्थ बार तुरंत हाफ से नीचे गिर जाता है। उसी समय बाकी 2 गॉब्लिन दोनों साइड से मुझ पर लंच करते हैं, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैं आगे जंप करता हूँ और स्पीयर पहले गॉब्लिन के शरीर के आर पार घुसा देता हूँ। उसकी बची हुई हेल्थ पूरी खत्म करते हुए वो धीरे धीरे जमीन पर कोलैप्स हो जाता है, जिस पर बाकी 2 गॉब्लिन अपने फॉलन कॉमरेड को देखकर रेज में आ जाते हैं और दोनों तरफ से मुझ पर स्लैश करने लगते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह काम रहता हूँ। स्टेडी फुटवर्क के साथ वीव और डोडर्स करते हुए स्पीयर से हर अटैक पारी करता हूँ। उनका एक भी हिट मुझ पर लैंड नहीं होता। मैं लगातार पैरी और काउंटर करता रहता हूँ और लगभग 5 मिनट्स बाद आखिरी गॉब्लिन भी गिर जाता है। तभी उनके बॉडीज से व्हाइट लाइट की 3 स्ट्रीम्स निकलती हैं और मेरे अंदर फ्लो होने लगती हैं। इतना एक्सपीरियंस मुझे सीधे एक फुल लेवल ऊपर पुश कर देता है, लेकिन जो चीज मेरी नजर पकड़ती है वो गॉब्लिन्स की कॉर्पसेस होती हैं। हर बॉडी से फेंट फ्लिकरिंग फ्लेम्स उठने लगती हैं। सोल फ्लेम्स। मॉन्स्टर को मारो और उसकी सोल फ्लेम अर्न करो। पर्याप्त सोल फ्लेम्स अपने चोजन गॉड को ऑफर करो और बदले में उसका फेवर पाओ। न्यू स्किल्स, सेकंड एडवांसेसमेंट्स, यहाँ तक कि थर्ड एडवांसेसमेंट्स तक, जिस पर मैं तुरंत कमांड देता हूँ। सोल फ्लेम ऑनफरिंग डॉट गॉब्लिन। एक एक करके फ्लेम्स कॉर्पसेस से उठती हैं और मेरे आसपास की हवा में डिसॉल्व होने लगती हैं। सोल फ्लेम ऑनफरिंग सक्सेसफुल। ट्रेड एक्वायर्ड। सेवेज बोन। स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड बाय 10%। यस। एक्साइटमेंट की एक वेव मेरे अंदर दौड़ जाती है। पूरे 100 पॉइंट्स स्ट्रेंथ इंक्रीज। मेरा अटैक सीधा 135 तक जंप कर जाता है। तो ये फीलिंग होती है ऑफरिंग रिसीव करने की, और ये तो सिर्फ फ्रैक्चर्ड डिविनिटी है, फिर भी इतनी टेरिफाइंग रिजल्ट्स दे रही है। तो इमेजिन करो वो गॉड्स जिनके पास कंप्लीट डिविनिटीज हैं और जो हर दिन बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स से ऑफरिंग्स रिसीव करते हैं, उनकी पावर कितनी मॉन्स्ट्रस होगी। फर्स्ट फ्लोर बहुत विशाल होता है। यहाँ सिर्फ कुछ गॉब्लिन्स नहीं घूम रहे होते। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे उनके लीडर को किल करना होगा, जिस पर मैं स्पीयर को कसकर पकड़ता हूँ और जंगल के अंदर डीपर बढ़ने लगता हूँ। ज्यादा समय नहीं गुजरता कि मुझे गॉब्लिन्स का एक और ग्रुप दिख जाता है, लेकिन इस बार 135 अटैक के साथ मैं उनके बीच किसी फोर्स ऑफ नेचर की तरह मूव करता हूँ। 1 थ्रस्ट, 1 किल। गॉब्लिन कॉर्प्स का ढेर जमीन पर गिरता जाता है और व्हाइट एक्सपीरियंस स्ट्रीम्स मेरे शरीर में फ्लो होने लगती हैं। एक और लेवल अप। लेकिन तभी एक मैसिव गॉब्लिन हाथ में एनॉर्मस स्पाइड क्लब पकड़े मेरी तरफ क्रैश करता है, जिस पर मैं स्पिन करके उसका स्ट्राइक ब्रेक करता हूँ और मेरी आयरन स्पीयर सीधे उसकी थी के आर पार निकल जाती है, एक बड़ा गैपिंग वन खोलते हुए। गॉब्लिन चीफ दर्द में जोर से हाउल करता है। इसके बाद मैं लाइट डांसिंग फुटवर्क के साथ उसके चारों तरफ घूमने लगता हूँ, लगातार काउंटर पर काउंटर लैंड करते हुए। कुछ ही सेकंड्स में उसका हेल्थ हाफ से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी गॉब्लिन चीफ की आंखें डीप बर्निंग रेड हो जाती हैं और वो बर्सर्क मोड में चला जाता है। उसका डैमेज आउटपुट अचानक एक्सप्लोड कर जाता है। वो झुककर क्लॉइंग और स्मेशिंग करते हुए पूरी स्पीड से मेरी तरफ लंच करता है, लेकिन यही तो मैं चाहता था। जिस पर मेरे पैर फ्लैश की तरह साइड स्टेप करते हैं और मैं स्पीयर को सीधा गॉब्लिन चीफ के थ्रोट में घुसा देता हूँ। उसी इंस्टेंट एक मैसिव डैमेज नंबर उसके ऊपर एक्सप्लोड होता है। वो हल्किंग गॉब्लिन चीफ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद उसकी कॉर्प्स के ऊपर सोल फ्लेम्स फ्लिकर होने लगती हैं। सोल फ्लेम ऑफरिंग। गॉब्लिन चीफ। मैं स्पीयर की टिप को उसके बॉडी पर प्रेस करता हूँ और तुरंत एक प्रॉम्प्ट सामने आ जाता है। सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल। स्किल एक्वायर्ड। फ्रेंजी। रैंक बी। एक स्किल। फाइनली, जिस पर मेरा दिल एक्साइटमेंट से उछल पड़ता है। फ्रेंजी। मैं तुरंत स्किल पैनल खोलता हूँ। कुछ मोमेंट्स पहले तक जो स्लॉट पूरी तरह एम्प्टी था, वहां अब मेरी पहली स्किल दिखाई दे रही होती है। फ्रेंजी। रैंक बी। इफेक्ट। ऑर्क ब्लडलाइन की यूनिक टेक्निक। एक्टिवेट करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 30% बढ़ जाती है। इफेक्ट खत्म होने के बाद यूजर वीकेंड स्टेट में चला जाता है और डिफेंस 50% रिड्यूस हो जाती है। मेरे चेस्ट में एक्साइटमेंट की वेव उठी रही होती है कि तभी एक और टेक्स्ट सामने प्रकट होती है। स्पेंड 10 फ्लेम पॉइंट्स टू अपग्रेड दिस स्किल, जिस पर मैं हल्का ब्लिंक करता हूँ। तो फ्लेम पॉइंट्स का यूज ये है, अक्वायर्ड स्किल्स को भी अपग्रेड किया जा सकता है। मैं बिना डिले किए 10 फ्लेम पॉइंट्स स्पेंड कर देता हूँ। अपग्रेड कंप्लीट। Frenzy has evolved into Boiling Beast Blood. Boiling Beast Blood. Rank B. Effect. ऑनर काइंड की हाई टियर ब्लड लाइन टेक्निक। एक्टिवेट करने पर डैमेज और अटैक स्पीड 50% इंक्रीज हो जाती है। बाद में यूजर ब्रीफ वीकेंड स्टेट में जाता है, लेकिन डिफेंस सिर्फ 30% रिड्यूस होती है। बोनस इफेक्ट। एक्टिवेशन के दौरान हर किल इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड करती है। वहीं ट्रायल टावर के बाहर मिस्टिंग मेरा फीड ध्यान से देख रही होती है। उसकी आंखों में साफ वरी दिखाई दे रही होती है। उसी समय मेरे कानों में एक नोटिफिकेशन चाइम होती है। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड द गार्डियन ऑफ ट्रायल टावर फ्लोर 1, ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 2। अगले ही पल मेरी विजन ब्लर होने लगती है और मैं टेलीपोर्ट होकर एक मैसिव पिच डार्क केवन के अंदर पहुंच जाता हूं। चारों तरफ सिर्फ स्टोन वॉल्स और डैम्प अर्थ होती है। यह जरूर ट्रायल टावर का सेकंड फ्लोर होगा। अजीब बात यह होती है कि इस समय मुझे नर्वसनेस नहीं बल्कि एक्साइटमेंट फील हो रही होती है। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के गॉब्लिन्स को ऑफर करके ही मैंने बॉइलिंग बीस्ट ब्लड अनलॉक कर लिया। तो नेक्स्ट फ्लोर पर मुझे कैसी सरप्राइजेस मिलने वाली हैं, जिस पर ट्रायल टावर के सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर्स अपनी प्रेजेंस दिखाने लगते हैं। इस डार्क केवन
ऊपर की गहराइयों से अचानक ब्लैक वाइनस जमीन को चीरते हुए बाहर निकलती हैं। उनके शार्प थॉर्न्स स्पाइन तक चिल्स भेज देते हैं। मैं तुरंत पीछे लीप करता हूँ, स्पीयर उठाता हूँ और जोर से स्विंग करता हूँ, जिससे 2 वाइनस कटकर नीचे गिर जाती हैं। लेकिन जमीन पर गिरने के बाद भी वो लिविंग थिंग्स की तरह रिगल करती रहती हैं, जिस पर मैं फ्राउन करता हूँ। उनकी हेल्थ ऑलमोस्ट नथिंग होती है, लेकिन अगले ही सेकंड जमीन के चारों तरफ से और वाइनस बर्स्ट होकर निकल आती हैं। मैं तेजी से रिएक्ट करता हूँ, पूरी तरह इमर्ज होने से पहले ही स्पीयर से उन सबको काट देता हूँ। लेकिन सर्व्ड वाइन्स फिर से डर्ट के अंदर से स्प्राउट होने लगती हैं। तभी मैं तुरंत प्रॉब्लम समझ जाता हूँ। इनकी हेल्थ लो है, लेकिन एक को किल करो तो उसकी जगह दूसरी आ जाती है। एंडलेस। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई सोर्स या कोर होगा, और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उस कोर को डिस्ट्रॉय करना। जिस पर मैं स्पीयर उठाता हूँ और उस डायरेक्शन में चार्ज करता हूँ जहां जमीन सबसे ज्यादा मूव करती नजर आ रही होती है, रास्ते की हर वाइन को काटते हुए। पूरे रास्ते काउंटलेस वाइन जमीन से इरप्ट होती रहती हैं, लेकिन मेरी निम्बल फुटवर्क मुझे हर अटैक से बचाती जाती है। लगभग 7 या 8 टनल क्रॉस करने के बाद केवरन के सेंटर में एक मैसिव ग्नाल्ड रूट दिखाई देती है। हर वाइन उसी से कनेक्टेड होती है, यही सोर्स है। और सबसे अनसेटलिंग बात यह होती है कि उस रूट के अंदर एक ह्यूमन फेस उगाया होता है। यही इसका कोर होना चाहिए। मैं बिना 1 सेकंड वेस्ट किए आयरन स्पीयर उठाता हूँ और पूरी ताकत से रूट मास में घुसा देता हूँ। एक डैमेज नंबर पॉपअप होती है और उसके साथ हेल्थ बार भी दिखाई देती है। अनडाइंग ट्री स्पिरिट, एलीट बॉस, हेल्थ 50,000, डेंजर लेवल हाई। उसकी हेल्थ बार पूरे 50,000 तक स्ट्रेच कर रही होती है। लेकिन सबसे क्रशिंग चीज अगले ही पल होती है। ट्री स्पिरिट के ऊपर हीलिंग नंबर अपीयर होती है और जो डैमेज मैंने अभी दिया था वो सेकंड्स में रिकवर होने लगता है, जिस पर मैं समझ जाता हूँ। तो ये ट्रिक है। इस फ्लोर को क्लियर करने के लिए मुझे अंडरडिंग ट्री स्पिरिट को किल करना होगा, लेकिन इसके पास सिर्फ मॉन्स्टर्स हेल्थ ही नहीं, टेरिफाइंग रीजनरेशन भी है। क्विक किल इम्पॉसिबल है, और जितना लंबा फाइट चलेगा उतनी ज्यादा वाइनस स्पॉन होती जाएंगी। यह फ्लोर प्योर रॉ डैमेज आउटपुट को टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। ज्यादातर अवेकनर्स जो यहाँ तक पहुंचते हैं वो प्रैक्टिकली तुरंत गिव अप कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए ये शायद इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं ट्रायल टावर के बाहर प्रिंसिपल लिन का फोरहेड टेंशन से सिकुड़ जाता है। डैमिट, इस साल का ट्रायल टावर आखिर किसने डिजाइन किया? फर्स्ट फ्लोर सक्सेसफुली क्लियर करने वाले अवेकनर्स में 3 एस रैंक अवेकनर्स शामिल होते हैं, बॉ, मिन और यान। जिस पर बाओ अपनी एस रैंक मली क्लास कोइलिंग ड्रैगन मंक के साथ स्टाफ घुमाते ही वाइनस को सेकंड्स में शेड कर देता है। गुड, कम से कम ये फ्लोर मैनेजेबल लग रही है। लेकिन प्रिंसिपल लिन राहत की सांस पूरी तरह ले भी नहीं पाता कि कैमरा फ्रेम में एनॉर्मस कोर रूट दिखाई देती है, जिसे देखते ही हर कोई एक साथ गैसअप कर उठता है। ओह नो, क्या वो अंडरडिंग ट्री स्पिरिट है? लेवल 10 अवेकनर भी उसे मुश्किल से डाउन कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टेंग मेरा फीड ध्यान से देख रही होती है। उसकी मूवमेंट्स फर्स्ट फ्लोर से ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट लग रही हैं। ये पॉसिबल कैसे है? इधर मैं पहले ही ट्री स्पिरिट के कोर पर रिलेंटलेस असॉल्ट अनलीश कर चुका होता हूँ। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड एक्टिवेट होने की वजह से मेरी अटैक पावर और स्पीड दोनों ड्रामेटिकली इंक्रीज हो चुकी होती हैं। यहाँ तक कि ट्री स्पिरिट की इंसेन रीजनरेशन के बावजूद मैं हर हिट में इफेक्टिव 70 डैमेज पुश कर रहा होता हूँ, 50,000 हेल्थ। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हालांकि अनडाइंग ट्री स्पिरिट को किल करना सिर्फ फुल पावर से अटैक करने जितना सिंपल नहीं होता। थर्न कवर्ड वाइनस हर सेकंड जमीन से इरुप्ट हो रही होती हैं। अगर मैं उन्हें जल्दी डिस्ट्रॉय न करूं तो वो स्टैक होकर मुझे ओवरवेल्म कर देंगी। लेकिन जैसे ही मैं अपना फोकस उन वाइनस पर शिफ्ट करता हूं, कोर पर सस्टेन डैमेज टूट जाती है। यही ट्रैप इस फ्लोर के डिजाइनर ने सेट की थी, लेकिन मेरे लिए यही वाइनस एक्चुअली बॉइलिंग बीस्ट ब्लड रीसेट करने के टारगेट्स बन जाती हैं। मैं लगातार ट्री स्पिरिट के कोर पर हमला करता रहता हूं और हर नई वाइन को स्प्राउट होते ही काट देता हूं। हर वाइन किल बॉइलिंग बीस्ट ब्लड की ड्यूरेशन को 10 सेकंड एक्सटेंड करती जाती है। परफेक्ट 10 सेकंड लूप। मैं उस रिदम में परफेक्टली लॉक हो जाता हूं, जिस पर उस टाइट साइकिल के अंदर अनडाइंग ट्री स्पिरिट की 50,000 हेल्थ स्टेडिली नीचे गिरती रहती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। यह एंडलेस असॉल्ट इतनी इंटेंस कंसंट्रेशन मांगती है कि समय जैसे रुक गया हो, और आखिरकार स्पर के आखिरी थ्रस्ट के साथ ट्री स्पिरिट की हेल्थ बास पूरी तरह एम्पटी हो जाती है। मैसिव रूट सिस्टम एक साथ क्रैक होने लगती है और ऐश और डस्ट के स्टॉर्म में डिसॉल्व हो जाती है। केवर्न को भरने वाली सारी वाइनस भी उसके साथ वेनिश हो जाती हैं। अनडाइंग ट्री स्पिरिट मेरी आंखों के सामने क्रम्बल हो जाता है, जिसके बाद व्हाइट लाइट की वेव्स मेरे अंदर फ्लड होने लगती हैं। ये ब्रूटल बॉस मुझे सीधे 3 फुल लेवल्स ऊपर पुश कर देता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा केयर उसकी सोल फ्लेम ऑफरिंग की होती है। टाइनी ग्लोइंग फ्लेम्स मेरी स्पीयर की टिप के आसपास स्वर्ल करती हैं और फिर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती हैं। सोल फ्लेम ऑफरिंग, अनडाइंग ट्री स्पिरिट, सक्सेसफुल, ट्रेट एक्वायर्ड, लाइट कोर रिजेनरेशन, रैंक एस, बोनस। मैक्सिमम हेल्थ का 1% पर सेकंड रिस्टोर होता है। एक एस रैंक ट्रेड के लायक पावर। लेकिन चिन प्रॉपरली एक्साइटेड फील कर पाता उससे पहले ही फेमिलियर सिस्टम वॉइस फिर गूंज उठती है।
कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड द गार्डियन ऑफ फ्लोर 2, ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 3। अगले ही इंस्टेंट चिन डार्क केवर्न से खींचकर बाहर निकलता है और एक ओपन स्वैम्प के अंदर ड्रॉप हो जाता है। तभी उसके कानों में एक और प्रॉम्प्ट सुनाई देती है, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द फिफ्थ अवेकनर टू रीच फ्लोर 3, रिमेनिंग अवेकनर्स इन द ट्रायल टावर। 47, जिस पर चिन सरप्राइज से हल्का शॉक फील करता है। उसे पता था कि वह अंडरडिंग ट्री स्पिरिट को सबसे पहले डिफीट नहीं करेगा, लेकिन क्लियरेंस रेट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं कम होती है। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में ज्यादा सोच पाए, सामने का डार्क मर्की स्वैम्प स्टिर होने लगता है और अचानक वहां से 3 ह्यूमनॉइड फिगर्स इमर्ज होती हैं। एक लो वेलिंग वेल पूरे एरिया में फैल जाती है, स्वैम्प बैंशीज, जिस पर चिन तुरंत पास की बोल्डर के पीछे डाइव करता है। एक शार्प सोनिक ब्लास्ट उसके कान के पास से स्क्रीमिंग करते हुए निकलती है। मैजिक अटैक, चिन का एक्सप्रेशन तुरंत हार्ड हो जाता है। स्वैम्पोड बैंशीज के सोनिक अटैक्स ऑलरेडी मैसिव एरिया कवर करते हैं और फ्लोर 3 एक ओपन स्वैम्प में सेट होती है जहां ऑलमोस्ट कोई कवर नहीं होती। सिर्फ ये एक बोल्डर ही थोड़ी प्रोटेक्शन देती है। स्वैम्प बैंशी को टेक डाउन करना मुश्किल हिस्सा नहीं है, उनकी फिजिकल डिफेंस ऑलमोस्ट नथिंग होती है। असली प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही तुम एक पर अटैक करते हो, बाकी 2 तुरंत सोनिक ब्लास्ट्स लॉन्च कर देती हैं। ऊपर से स्वैम्प टेरन मूवमेंट को स्लो कर देती है। यह फ्लोर पूरी तरह एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए डिजाइन की गई है, जिस पर चिन डिजाइनर का पूरा इंटेंट समझ जाता है और उसके होंठों पर हल्की स्मर्क आ जाती है। उसे बस कुछ हिट्स टैंक करनी है, हेल्थ सैक्रिफाइस करके डैमेज ट्रेड करनी है, फिर बोल्डर के पीछे रिट्रीट करके लाइट कोर रीजनरेशन से रिकवर होना है और फिर दोबारा अटैक। सिंपल। फ्लोर 3 क्लियर करना उसके लिए पीस ऑफ केक बन जाता है। बिना किसी हेसिटेशन के चिन एक्सप्लोसिवली फॉरवर्ड बढ़ता है और सीधे नियरेस्ट स्वैम्प बैंशी की तरफ चार्ज कर देता है। बैंशी का खूबसूरत चेहरा शॉक से भर जाता है, जिस पर उसी पल चिन का स्पीयर सीधा उसके शरीर के अंदर घुसता है। फिर चिन तुरंत स्पीयर को पीछे खींचता है और बिना 1 सेकंड रुके पीछे रिट्रीट कर जाता है। लेकिन उसी समय बाकी दोनों बैंशीज के सोनिक ब्लास्ट्स दोनों तरफ से उसके सिर पर आकर जोरदार अटैक कर देते हैं, जिस पर उसकी विजन तक हिल जाती है और उसके शरीर के ऊपर 2 डैमेज नंबर्स बर्सट होते दिखाई देते हैं। लेकिन अब चिन लेवल 8 पर पहुंच चुका होता है, जिस पर वह दोनों हिट्स को सह लेता है और फिर भी उसकी हेल्थ लगभग आधी बची रहती है। वहीं उसका वो एक स्पर स्ट्राइक सामने वाली बैंशी की ज्यादातर हेल्थ खत्म कर देता है। इसके बाद बोल्डर के पीछे वापस पहुंचते ही लाइट कोर रीजनरेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर उसकी हेल्थ विजिबली तेजी से रिकवर होने लगती है। अब उसे बस इतना करना होता है कि पूरी हेल्थ रिफिल होने तक वेट करे और फिर वही स्ट्रैटेजी दोबारा रिपीट करे। और इसी तरह ट्रायल टावर के फ्लोर 3 पर एक बेहद अजीब सीन अनफोल्ड होता है, जहां एक यंग मैन हाथ में रफ आयरन स्पीयर पकड़े जानबूझकर पीछे से सोनिक ब्लास्ट खाता है, फिर आगे बर्स्ट करके स्वॉर्म बैंशी को स्टैब करता है और तुरंत वापस भागकर बोल्डर के पीछे छुप जाता है ताकि उसकी हेल्थ फिर से रीफिल हो सके। करीब 10 मिनट्स बाद किन लंबी सांस छोड़ता है और स्पीयर का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। इन चीप टैक्टिक्स की वजह से वह बिना एक भी बार मरे तीनों बैंशीज को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही तीनों स्वॉर्म बैंशीज धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं, तभी उसके कानों में वही फेमिलियर वॉइस दोबारा गूंजती है, सोल फ्लेम ऑफरिंग, स्वॉर्म बैंशी सक्सेसफुल, स्किल एक्वायर्ड, टाइड स्टेप रैंक बी, इफेक्ट एक्वाटिक ब्लडलाइंस की इनेट टेक्निक जो पानी की करंट को बॉडी के चारों तरफ समन करती है और ज्यादातर स्लोइंग इफेक्ट से इम्यूनिटी देती है। पैसिव बोनस, मूवमेंट स्पीड इंक्रीज्ड बाय 15%। इसके बाद आवाज फिर कहती है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड द गार्डियन ऑफ फ्लोर 3, ट्रांसफरिंग टू फ्लोर 4। लेकिन तभी एक और नया मैसेज सामने आता है, दिस फ्लोर डज नॉट रिक्वायर एलिमिनेटिंग ऑल गार्डियन मॉन्स्टर्स, रीच द सेंट्रल टेलीपोर्टेशन सर्कल अलाइव टू एडवांस्ड, डिफीटिंग द गार्डियन मॉन्स्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। यह सुनते ही चिन तुरंत सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि पहले 3 फ्लोर्स में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसे पूरा यकीन होता है कि फ्लोर 4 में जरूर कोई ट्रैप छुपा हुआ है। कुछ सेकंड्स बाद किन फ्लोर 4 पर पहुंचता है और सामने का दृश्य देखते ही उसकी जॉ लिटरली ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि यहाँ गार्डियन कोई कुछ मॉन्स्टर्स नहीं होते, बल्कि पूरा का पूरा घोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट मौजूद होता है। इस तरह के मॉन्स्टर्स को सिर्फ देखकर ही बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है। उनकी हॉरिफाइंग अपीयरेंस इतनी डरावनी होती है कि 10 में से 9 फीमेल अवेकनर्स तो उन्हें देखते ही हार मान लें। लेयर आफ्टर लेयर फैली हुई वेबिंग पूरे फ्लोर को एक असली वेब ऑफ डेथ में बदल चुकी होती है। ओह कम ऑन, जिस पर चिन तुरंत फ्रैंटिक स्पीड में वेब्स के बीच स्प्रिंट करना शुरू कर देता है और हर डायरेक्शन से उसकी तरफ आती सिल्क थ्रेड्स को डोडज करने लगता है। टाइट स्टेप एक्टिवेट, क्विन तुरंत अपनी नई स्किल एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल पानी की करंट उसके पैरों को चारों तरफ से रैप कर लेती है, जिस पर उसे हर कदम के साथ बॉडी में अनबिलीवेबल लाइटनेस फील होने लगती है
और जैसे ही वह दोबारा एंडलेस वेबिंग के ऊपर कदम रखता है, उसकी सारी स्टिकीनेस और रेजिस्टेंस पूरी तरह गायब हो जाती है, जिसके बाद वह फ्लोर के सेंटर की तरफ फुल स्पीड में डैश करता है। लेकिन स्किल बूस्ट के बावजूद वह स्पाइडर स्वार्म के हर अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता। अचानक उसके शोल्डर में शार्प स्टिंग महसूस होता है। स्टेटस घोस्ट फायर वेनम इन्फ्लिक्टेड। अगले ही सेकंड उसके सिर के ऊपर पॉइजन और बर्न डैमेज टिक होने लगते हैं। इंडिविजुअली ये नंबर्स ज्यादा डेंजरस नहीं लगते, लेकिन ये सिर्फ एक स्टैक ऑफ घोस्ट फायर वेनम होता है। अगर उसे कुछ और बाइट्स लग जाएं और 3 या 4 वेनम स्टैक्स जमा हो जाएं, तो सिचुएशन बहुत सीरियस बन सकती है, जिस पर चिन के पूरे शरीर की नर्व्स टाइटन हो जाती हैं और फिर वह बिना हेसिटेशन सीधे टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन ठीक आखिरी मोमेंट पर सर्कल में कदम रखने से पहले वह खुद को फोर्स करके रोक देता है। उसके दोनों पैर सर्कल के एज पर होवर करने लगते हैं। फिर वह पीछे मुड़कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ती घोस्ट फायर स्पाइडर स्वार्म को देखता है और तभी उसके दिमाग में एक बेहद ग्रीडी और रेकलेस थॉट आता है, जिस पर चिन अचानक स्पीयर उठाता है और चार्जिंग घोस्ट फायर स्पाइडर्स के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। उनकी हेल्थ सेकंड फ्लोर की वाइन्स से भी कम होती है, बेरली 10 पॉइंट्स ईच, जिस पर उसका एक हिट ही हर स्पाइडर को इंस्टेंटली मार देता है। लेकिन टाइम तेजी से खत्म हो रहा होता है। चिन अपनी गिरती हुई हेल्थ बार को देखता है और आंखें नैरो कर लेता है। उसका स्पीयर कोल्ड प्रिसीजन के साथ मूव करने लगता है, शार्प और क्लीन तरीके से उन हेवी घोस्ट फायर स्पाइडर को काटता हुआ जो लगातार उसकी तरफ रश कर रही होती हैं। व्हाट इज चिन डूइंग? मिस टोंग, जो अकेली उसकी फीड देख रही होती है, शॉक में फ्रीज हो जाती है। ही इज ऑलरेडी एट द टेलीपोर्टेशन सर्कल बट ही इज टर्निंग बैक टू फाइट द स्पाइडर स्वार्म। डिडंट ही हियर द फ्लोर इंस्ट्रक्शंस? जिस पर वह बेहद एंग्जाइज हो जाती है, क्योंकि उसकी नजर में चिन जो कर रहा होता है वो पूरी तरह पॉइंटलेस लगता है। ये टाइनी घोस्ट फायर स्पाइडर चाहे कितनी भी हो, ऑलमोस्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं देती। उन्हें फार्म करना सिर्फ टाइम वेस्ट करना होता है और ऊपर से क्लियर टाइम फाइनल स्कोर डिसाइड करता है। चिन, व्हाट आर यू डूइंग? लेकिन दूसरी तरफ चिन पूरी कंसंट्रेशन के साथ लड़ता रहता है। वह अटैक्स अवॉइड करते हुए अपनी लगातार गिरती हेल्थ बार पर नजर रखता है और आखिरकार जब घोस्ट फायर स्पाइडर्स चारों तरफ से उसे सराउंड कर लेती हैं, तब उसकी हेल्थ डेंजर लाइन तक पहुंच जाती है। केवल 1/4 हेल्थ रिमेनिंग। आई हैव टू स्टेप इन नाउ। सोल फ्लेम ऑफरिंग। घोस्ट फायर स्पाइडर, जिस पर चिन स्पीयर की टिप को वाइड आर्क में घुमाता है और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर ऑफरिंग रिचुअल एक्टिवेट कर देता है। उसी समय वह पीछे कदम रखता है और उसका एक पैर टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर चला जाता है। अगले ही पल दुनिया उसके चारों तरफ स्पिन और वॉर्प होने लगती है और तभी वह आवाज जिसका चिन इंतजार कर रहा था आखिरकार सुनाई देती है। ट्रेड स्किल एक्वायर्ड, घोस्ट फायर वेनम, रैंक लेवल 1। इफेक्ट, घोस्ट फायर स्पाइडर ब्लड लाइन्स का यूनिक वेनम जो लावा और टॉक्सिक माइजमा से जन्मा है। कांटेक्ट पर यह टारगेट को घोस्ट फायर बर्निंग से अफेक्ट करता है, सस्टेन डैमेज डील करता है और डिफेंस रिड्यूस करता है। इसका लेथल पॉइजन लगातार डैमेज देता है और टारगेट की हीलिंग को सप्रेस करता है। ये वर्ड्स चिन के दिमाग में एड्रेनालिन रश की तरह टकराते हैं। फॉर्चून ट्रूली फेवर्स द बोल्ड। यही असली रीजन था कि चिन वापस मुड़ा था, क्योंकि घोस्ट फायर वेनम फायर और पॉइजन दोनों को कंबाइन करने वाली ऐसी स्किल होती है जो मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए प्रैक्टिकली परफेक्ट मानी जाती है। व्हाट अ स्किल! घोस्ट फायर वेनम। चिन अपने आप मुस्कुराता है, लेकिन उसकी खुशी सेटल भी नहीं हो पाती। तभी जमीन जोर से कांपने लगती है और फ्लोर 5 का गार्डियन अपनी एंट्री कर देता है। एक मैसिव सिलहूट चिन की पूरी विजन को कवर कर लेती है। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल होता है और उसकी फर कोट पूरी तरह नीडल्स की तरह ब्रिस्टल कर रही होती है। घोस्ट क्लॉ बियर, स्टेटस एडल्ट ट्रिबीरिया पबास्टोकटेट, लेवल 15, एलीट बॉस, डेंजर लेवल एक्सट्रीम। यह देखकर चिन का एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। दिस घोस्ट क्लॉ बियर पूरी पार्टी के बराबर ताकत रखता है और इस एरिना में छुपने की कोई जगह भी नहीं है। लेकिन मैं अभी गिव अप करने वाला नहीं हूं और इसका रीजन भी सिंपल होता है। घोस्ट क्लॉ बियर की थिक फर कोट उसे फायर के खिलाफ वीक बनाती है। वहीं नेचुरल बीस्ट होने की वजह से वह पॉइजन के खिलाफ भी कमजोर होता है। दूसरी तरफ ट्रायल टावर के बाहर सेरेमनी ग्राउंड्स पर प्रिंसिपल लिन मेन स्क्रीन को डार्क एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा होता है। उसके दांत गुस्से में भींचे हुए होते हैं। हु द हेल डिजाइन दिस ईयर्स ट्रायल टावर? जरा देखो तो इसमें क्या क्या डाल दिया गया है। पहले 2 फ्लोर्स के गॉब्लिन होर्ड और अनडाइंग ट्री स्पिरिट ही लगभग 90% अवेकनर्स को एलिमिनेट कर चुके होते हैं। फिर फ्लोर 3 की स्वैम्प बैंशीज ने हर स्लो मूविंग वॉरियर क्लास को बाहर कर दिया। सिर्फ रेंज्ड क्लासेस ही रॉकस के गैप्स के बीच से लॉन्ग रेंज अटैक्स करके सर्वाइव कर पाई। और फिर आया फ्लोर 4 का घोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट, जिसने खुद प्रिंसिपल लिन तक की स्कैल्प सुन्न कर दी। अब तक लाइव फीड में सिर्फ कुछ टॉप सीड एस रैंक अवेकनर्स और बैरली कुछ ए रैंक सर्वाइवर्स ही बचे होते हैं। कोइलिंग ड्रैगन मंक बॉ का सिर्फ अपनी ड्यूरेबिलिटी के दम पर डैमेज टैंक करता हुआ सीधा टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ बुलडोज करता है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उसकी हेल्थ
सिर्फ एक पतली सी स्लाइवर भर बचती है। वहीं फ्रॉस्टब्लेड स्वॉर्ड्समैन मिनिंग की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसकी आइस अफिनिटी ही घोस्ट फायर स्पाइडर के खिलाफ काउंटर बन जाती है, जिस पर वह सिर्फ अपने एस रैंक क्लास शील्ड के सहारे सर्वाइव कर पाता है और मुश्किल से टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचता है। इसके बाद यान, जिसने शैडो हंटर क्लास अवेकन की होती है, अपनी इविजन और एम्बश स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी तरह टेलीपोर्टेशन सर्कल पार कर लेती है और इसी के साथ वह फ्लोर 5 तक पहुंचने वाली अकेली फीमेल अवेकनर बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रूयान, जिसने अपनी फायर अफिनिटी की मदद से सबसे पहले एंडिंग ट्री स्पिरिट को हराया था और बाद में स्वॉम्प बैंशीज को फायर स्पेल से खत्म किया था, फ्लोर 4 के घोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट पर आकर पूरी तरह रुक जाती है। ग्लास कैनन मेज होने की वजह से कुछ ही कदमों बाद वह वेबिंग में फंस जाती है और जैसे ही वह सामने एंडलेस स्पाइडर स्वॉम्प को देखती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, जिस पर वह तुरंत विथड्रॉ कर जाती है। अब जब ज्यादातर अवेकनर्स एलिमिनेट हो चुके होते हैं और सिर्फ कुछ टॉप सीड्स ही बचे रहते हैं, तब गुस्से से भरा प्रिंसिपल लिनबो और मिंग की फीड पर स्विच करता है जैसे ही वे दोनों फ्लोर 5 में एंटर करते हैं। लेकिन अरीना में दिखाई देने वाला अडल्ट गोस्ट क्लॉ बेयर देखकर वहां मौजूद हर इंसान दोबारा कर्स करना चाहता है। व्हाट इन द वर्ल्ड? इस चीज को ट्रायल टावर में किसने डाल दिया? फ्रेशली अवेकेंड अवेकनर्स को भूल जाओ, इवन वेटरन हंटर्स की फुल पार्टी भी एडल्ट गोस्ट क्लॉ बेयर के खिलाफ जीत की गारंटी नहीं दे सकती। आखिर इस साल का ट्रायल टावर डिजाइन किसने किया है? सुना है ऊपर से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन पर्सनली नीचे आया था। वहीं दूसरी तरफ शंघाई सिटी की एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर ऑब्जर्वेशन रूम की हर वॉल पर हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स चमक रही होती हैं, जहां आई स्क्रीन पर ऑलमोस्ट कंप्लीट एलिमिनेशन को देखते हुए डिसअपॉइंटमेंट भरी सांस छोड़ता है। लुक्स लाइक इस साल का ट्रायल टावर यहीं खत्म होने वाला है। जंघाई सिटी में एक भी अवेकनर फ्लोर 5 क्लियर नहीं कर सकता। उसके बगल में खड़े डॉक्टर वांग का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे वह अभी रो पड़ेगा। वेल, ऑफ कोर्स नॉट। आखिर कौन ट्रायल टावर में एडल्ट घोस्ट क्लॉ बियर डालता है? इवन फ्रेशली अवेकेंड एस रैंक अवेकनर भी घोस्ट क्लॉ बियर के अगेंस्ट 1-on-1 फाइट नहीं जीत सकता, जिस पर एन बस अपने बालों की एक लट कान के पीछे करती है और बिल्कुल काम वॉइस में कहती है, इज दैट सो? ये तो बस हमारी बेसिक स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट है। यह सुनकर डॉक्टर वोंग पूरी तरह स्पीलेस रह जाता है। वहीं एन अपने पेन के पीछे वाले हिस्से को कैजुअली चबाते हुए फ्लैट टोन में बोलती है, बस अफसोस की बात यह है कि इस साल के अवेकनर्स फ्लोर 5 तक भी क्लियर नहीं कर पा रहे। हिडन फ्लोर की बात तो छोड़ ही दो, मैंने खास उसके लिए इतनी मेहनत से ट्रैप सेट किया था और लगता है वो सब बेकार चला गया। इसी दौरान ट्रायल टावर के अंदर फ्लोर 5 पर किन सीधे घोस्ट क्लॉ बियर की क्रशिंग प्रेजेंस का सामना कर रहा होता है, लेकिन वह ब्लाइंडली रश नहीं करता। घोस्ट क्लॉ बियर का शरीर किसी छोटे पहाड़ जैसा विशाल होता है। उसकी कोर्स फर आर्मर प्लेटिंग जितनी थिक दिखाई देती है। वहीं उसकी सैवेज आइज इंट्रूडर को प्योर हेटेड के साथ घूर रही होती हैं। इतनी दूर तक पहुंचने के बाद बिना कोशिश किए वापस लौट जाना, ये चिन का स्टाइल बिल्कुल नहीं होता। अपनी मैसिव बॉडी की तरह ही घोस्ट क्लॉ बियर एक हैवी हिटिंग और हाई हेल्थ ब्रूट स्ट्रेंथ टाइप मॉन्स्टर होता है। उसके मूवमेंट्स एक्सप्लोसिव जरूर होते हैं, लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं होती, जिस पर चिन तुरंत समझ जाता है कि इस फाइट को जीतने के लिए एगल फुटवर्क ही सबसे बड़ा की होगा। टाइट स्टेप एक्टिवेट, जिस पर चिन की मूवमेंट स्पीड अचानक स्पाइक हो जाती है। उसी समय घोस्ट क्लॉ बियर गहरी रंबल जैसी आवाज निकालता है और पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ चार्ज कर देता है। उसका अटैक पैटर्न बेहद सिंपल लेकिन ब्रूटल होता है, लंज, ग्रैब एंड स्लैम। सबसे पहले आता है लंज। घोस्ट क्लॉ बेयर अपनी पूरी बॉडी वेट के साथ प्रेडेटर की तरह आगे छलांग लगाता है, जैसे एक ही हिट में शिकार खत्म कर देगा। दूसरी एडवांसमेंट से पहले फुली स्टैक्ड डिफेंसिव टैंक तक इस हिट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन चिन अपनी जगह पर खड़ा रहता है और बेयर को 3 से 4 मीटर की दूरी तक आने देता है। फिर अगले ही पल वह जोर से साइड में लीप करता है और उस लेथल ब्लो को डोडज कर देता है और बिना 1 सेकंड वेस्ट किए वह तुरंत बेयर के पीछे डैश कर जाता है। इसके बाद आता है ग्रैब। घोस्ट क्लॉ बियर का लंच मिस हो जाता है, जिस पर वह तुरंत अपनी दोनों मैसिव आर्म्स फैलाकर चिन को बियर हग में पकड़ने की कोशिश करता है। अगर वो आर्म्स उसके चारों तरफ बंद हो जाएं, तो उसी पल उसका गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन चिन पहले ही उसके पीछे यानी उसके एग्जैक्ट ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंच चुका होता है, जिस पर अब चिन की आंखें शार्प हो जाती हैं। घोस्ट फायर वेनम एक्टिवेट। अगले ही पल स्पीयर की टिप टॉक्सिक फ्लेम्स से इग्नाइट हो जाती है और चिन पूरी ताकत के साथ स्पीयर को घोस्ट क्लॉ बियर की बैक में घुसा देता है। स्टेटस: टारगेट अफेक्टेड विद घोस्ट फायर वेनम। एक क्लीन स्ट्राइक के बाद चिन तुरंत पीछे जंप करता है और डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है और ठीक उसी इंस्टेंट घोस्ट क्लॉ बियर अपनी पूरी बॉडी वेट के साथ पीछे गिरता है। एक थंडरस क्रैश के साथ पत्थर का फ्लोर इम्पैक्ट से क्रेटर बनाकर टूट जाता है। यह था स्लैम। दिखने में ये मूव क्लासी जरूर लगता है, लेकिन इसकी किलिंग पावर बेहद टेरिफाइंग होती है। इसी दौरान चिन द्वारा लगाया गया घोस्ट फायर वेनम भी अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। बियर की थिक फर आग पकड़ लेती है, जिससे लगातार बर्न डैमेज होने लगता है और साथ में पॉइजन भी बॉडी के अंदर फैलने लगता है। फायर और पॉइजन से पूरी तरह एनरेज्ड होकर घोस्ट क्लॉ बियर बिना रेस्ट्रेनेट के चिन पर टूट पड़ता है, लेकिन चिन टाइट स्टेप का इस्तेमाल करके हर बार उसकी रीच से थोड़ा बाहर डांस करता रहता है। अब यहाँ से फाइट सिर्फ सही ओपनिंग ढूंढने की होती है। एक और लेयर
लेयर ऑफ घोस्ट फायर वेनम स्टैक करो, फिर पीछे हट जाओ और पॉइजन डैमेज को धीरे धीरे बेयर की हेल्थ खत्म करने दो। अब बस समय की बात रह जाती है। दूसरी तरफ बो भी फ्लोर 5 तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी लकी नहीं होती। एस रैंक मली कोयलिंग ड्रैगन मंक होने की वजह से जैसे ही वह घोस्ट क्लॉ बेयर को देखता है, वह अपना स्टाफ लेकर सीधे उसकी तरफ चार्ज कर देता है, क्योंकि वह सबके सामने अपनी ताकत शो ऑफ करना चाहता होता है। लेकिन घोस्ट क्लॉ बियर उसे मौका तक नहीं देता। उसकी मैसिव पॉ का सिर्फ एक स्वाइप और अगले ही पल बॉ फाइट लाइट में बदलकर इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। उसने पूरे 3 साल चिन के पीछे रहकर उससे हर चीज सीखने की कोशिश की थी, और वो क्लियरली दिखाई देता है क्योंकि वह ब्लाइंडली चार्ज नहीं करता। यही कॉशन उसे घोस्ट क्लॉ बियर के पहले स्ट्राइक को नार्ली डोड करने का मौका देता है, जिसके बाद वह तुरंत बियर के पीछे स्प्रिंट करता है और अपनी स्वॉर्ड से फ्यूरियस असॉल्ट शुरू कर देता है। स्लो और क्लंकी मूवमेंट्स वाले जायंट मॉन्स्टर के खिलाफ उसके पीछे पहुंचना ही सबसे बड़ा की होता है, और यही बात चिन ने उसे पहले सिखाई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिंग सिर्फ उसकी सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग ही सीख पाया था। जब क्राउड देखता है कि मिंग सक्सेसफुली अटैक डॉज करके बेयर के पीछे पहुंच गया है, तो पूरा स्टेडियम एक्साइटमेंट से भर उठता है। That's our school's top talent right there. इतनी स्मूथ फुटवर्क और ऊपर से एस रैंक क्लास। वो शायद सच में फ्लोर 5 क्लियर कर ले। जिस पर प्रिंसिपल लिन अपनी चिन सहलाते हुए वाइड ग्रिन देता है। आवर स्कूल ने आखिरकार एक रियल टैलेंट पैदा किया है। मिंग का फ्यूचर लिमिटलेस है। लेकिन वहीं मिस टेंग वही सीन देखकर फ्राउन करने लगती है। मिंग अपने अटैक्स को लेकर बहुत ग्रीडी हो रहा है। उसका डैमेज आउटपुट इंप्रेसिव जरूर है, लेकिन गोस्ट क्लॉ बेयर जैसे सैवेज बॉस के अगेंस्ट एक ही जगह ज्यादा देर रुकना सुसाइड है। और ठीक जैसा उसे डर था, मेन स्क्रीन पर गोस्ट क्लॉ बेयर अचानक थंडरस रोर निकालता है और बिना वार्निंग के पीछे बैठ जाता है। वहीं मिंग, जो उस समय पूरी ताकत से हमला कर रहा होता है, उसके पास एस्केप करने की कोई जगह नहीं बचती, जिस पर वह हेल्पलेसली देखता रह जाता है, क्योंकि घोस्ट क्लॉ बियर सीधे उसके ऊपर क्रैश हो जाता है। मिंग पैनिक में कर्स बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वर्ड्स उसके मुंह से निकलने से पहले ही सब खत्म हो जाता है, और इसी के साथ वह हिस्ट्री में पहला ट्रायल टावर चैलेंजर बन जाता है जो बैठकर मारा गया। यह देखकर प्रिंसिपल लिन की वाइड ग्रिन तुरंत फ्रीज हो जाती है। वह दांत भींचते हुए गुस्से में पूछता है, डायरेक्टर जियांग, कितने लोग बचे हैं? जिस पर डायरेक्टर जियांग घबराते हुए जवाब देता है, आवर स्कूल से अभी 2 लोग बचे हैं, एक एस रैंक यान और दूसरा चिन। यह सुनते ही डायरेक्टर जियांग की आंखें डिसबिलीफ से फैल जाती हैं, लेकिन प्रिंसिपल लिन उसकी बात प्रॉपर्ली सुने बिना इम्पेशेंट टोन में बोलता है, मेन स्क्रीन तुरंत यान की फीड पर स्विच करो अभी। जिस पर डायरेक्टर जियांग बिना 1 सेकंड वेस्ट किए तुरंत स्क्रीन बदल देता है। मेन स्क्रीन अब यान की फीड दिखाने लगती है। वह लॉन्ग बो पकड़े खड़ी होती है और पूरे ग्रुप में अकेली एगिलिटी बेस्ड लॉन्ग रेंज एस रैंक अवेकनर होती है। फ्लोर 5 के लिमिटेड स्पेस के अंदर भी यान बेहद नाइमल प्रिसिजन के साथ एरिना के आउटर एज पर मूव कर रही होती है। वह लगातार घोस्ट क्लॉ बियर से वाइड और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करती है, जबकि उसका लॉन्ग बो लगातार एरोस फायर कर रहा होता है। एरो आफ्टर एरो लगातार बियर के बॉडी पर हिट होते हैं। उसकी क्लास की सिग्नेचर स्किल ब्लड मार्क एरो रेन लगातार एक्टिवेट हो रही होती है। यान का बोन अटैक पावर ज्यादा हाई नहीं होता, लेकिन हर हिट ब्लीड इफेक्ट अप्लाई करता है, जिस पर घोस्ट क्लॉ बियर की हेल्थ धीरे धीरे कम होने लगती है। कितान रन, दैट्स कितान रन। यान का डिस्टेंस कंट्रोल एब्सोल्युटली फ्लॉलेस है। यह देखकर क्राउड एडमिरेशन से भर उठता है। यस यान, दैट्स परफेक्ट। इस बार प्रिंसिपल लिन ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता, बस लाल चेहरे के साथ अपलॉज लीड करने लगता है। क्राउड की हर नजर यान की फीड पर टिक जाती है, यहाँ तक कि मिस टोंग भी उसकी फुटवर्क देखकर इंप्रेस्ड हो जाती है। अगर इसी तरह चलता रहा और कुछ गलत नहीं हुआ तो शायद वो सच में गोस्ट क्लॉ बेयर को वेयर डाउन कर दे। लेकिन तभी मिस टोंग की नजर अचानक चिन की फीड पर जाती है, और अगले ही पल उसकी आंखें शॉक से वाइड हो जाती हैं। चिन की मूवमेंट्स पूरी तरह फ्लूइड होती हैं। उसका हर स्ट्राइक प्रिसाइज और क्लीन होता है। कंपैरिजन में पूरी तरह एनरेज्ड गोस्ट क्लॉ बेयर किसी क्लाउन की तरह दिखाई देता है जो उसे छू तक नहीं पा रहा। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज कुछ और होती है। गोस्ट क्लॉ बेयर की हेल्थ बार लगभग खत्म हो चुकी होती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इतना डैमेज आखिर आ कहां से रहा है? मिस टेंग चाहे जितना सोच ले, वह समझ ही नहीं पाती कि एक ब्लैंक स्लेट क्लास इतना टेरिफाइंग आउटपुट इतने कम समय में कैसे निकाल रही है। वहीं स्कूल प्लाजा की मेन स्क्रीन पर अब सिर्फ यान की फीड बची होती है। ओपन एरिना के अंदर ब्लड मार्क एरो रेन के सहारे यान ही अकेली ऐसी अवेकनर होती है जो घोस्ट क्लॉ बियर को कंसिस्टेंट डैमेज दे पा रही होती है, और धीरे धीरे उसकी हेल्थ हाफ से नीचे पहुंचा देती है। यान सच में हमारे स्कूल की प्राइड है। मुझे लगता है वो फ्लोर 5 क्लियर करके टॉप स्कोर ले जाएगी। जिस पर प्रिंसिपल लिन की आंखों में फिर से होप की स्पार्क जलने लगती है। लेकिन तभी स्क्रीन
स्क्रीन पर कुछ गलत हो जाता है। एक एरो जो घोस्ट क्लॉ बियर के बॉडी पर जाना चाहिए था, अचानक डायरेक्शन बदलकर सीधे उसके हेड में जा लगता है। अगले ही पल एक क्रिटिकल वीक पॉइंट डैमेज नंबर एक्सप्लोड होता है। घोस्ट क्लॉ बियर थंडरस रोर निकालता है और इंस्टेंटली फुल फ्रेंजी मोड में चला जाता है। अपनी बॉडी को नीचे झुकाकर वह पहले से दोगुनी स्पीड के साथ यान की तरफ चार्ज करता है। यान इंस्टिंक्टिवली डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस ओपन अरीना में भागने की कोई जगह नहीं होती। वह बस हेल्पलेसली देख पाती है, क्योंकि एनरेड घोस्ट क्लॉ बियर की जायंट पॉज सीधे उसके ऊपर क्रैश हो जाती है और अगले ही पल उसका शरीर व्हाइट लाइट में डिसॉल्व हो जाता है। जंघाई फर्स्ट स्कूल अवेकनर यान एलिमिनेटेड। फाइनल फ्लोर रीच्ड 5। जैसे ही यान की फीड धीरे धीरे ग्रे होने लगती है, आखिरी एस रैंक अवेकनर भी खत्म हो जाता है। इस साल का ट्रायल टावर आखिर डिजाइन किसने किया है? एक गलती करो और तुरंत एलिमिनेट हो जाओ। कोई भी उस घोस्ट क्लॉ बियर को नहीं हरा सकता। अब प्रिंसिपल लिन पूरी तरह अपना कंपोजर खो चुका होता है और बिना अपीयरेंसेस की परवाह किए लगातार रेंट कर रहा होता है। लेकिन तभी क्राउड में से कोई अचानक बोलता है, वेट, अभी भी कोई टावर के अंदर है क्या? सब एलिमिनेट नहीं हो चुके? जैसे ही क्राउड उठकर जाने लगता है, मेन स्क्रीन ऑटोमेटिकली एक नई फीड पर स्विच हो जाती है और स्क्रीन पर व्हाइट क्लोथ्स पहने एक यंग मैन स्पीयर पकड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी एजिलिटी के साथ मूव कर रहा होता है। वह हर बार परफेक्टली घोस्ट क्लॉ बियर के ब्लाइंड स्पॉट्स में दिखाई देता है, जबकि घोस्ट क्लॉ बियर की हेल्थ बार आधे से भी कम बची होती है और फिर भी लगातार गिरती जा रही होती है। ये कौन है? क्या फर्स्ट हाई में इस बार सिर्फ 3 एस रैंक अवेकनर्स नहीं थे? फिर ये कैसे पॉसिबल है? पूरा क्राउड डिसबिलीफ के साथ स्क्रीन को घूर रहा होता है, लेकिन कुछ न्यू अवेकनर्स उसे पहचान चुके होते हैं। वेट, ये वो कैसे हो सकता है? तभी अचानक मिंग की आवाज क्राउड के बीच गूंजती है। ही हैज टू बी चीटिंग। ब्लैंक स्लेट क्लास वाला कोई इंसान अनडाइंग ट्री स्पिरिट को कैसे पार कर सकता है? मिंग की बात सीधे सबके दिल पर लगती है, क्योंकि वहां मौजूद हर पर्सन खुद ट्रायल टावर से गुजर चुका होता है। हर फ्लोर ब्रूटल और मर्सिलेस था। ही चीटेड। उसने जरूर चीट की होगी। प्रिंसिपल को उसे पनिश करना चाहिए। लेकिन इन एक्यूजेशंस के बीच भी घोस्ट क्लॉ बियर की एचपी बार लगातार नीचे गिरती रहती है, टिक बाय टिक। तभी मिंग अचानक स्क्रीन की तरफ पॉइंट करता है। देखो, उसकी अटैक से एचपी कम नहीं हो रही, वो डेफिनेटली चीटिंग कर रहा है। जिस पर क्राउड पूरी तरह आउटरेज में भर जाता है। लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और पूरा मैदान एक साथ चिल्लाने लगता है, चीटर, चीटर। क्योंकि अंदर ही अंदर उनमें से कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता कि ब्लैंक स्लेट क्लास वाला कोई उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रायल टावर के 5th फ्लोर पर मैं घोस्ट क्लॉ बियर के ऊपर पूरे 10 लेयर्स ऑफ घोस्ट फायर वेनम स्टैक कर चुका होता हूँ। उसकी फर लगभग पूरी तरह फ्लेम्स में एंगल्फ हो चुकी होती है। अब घोस्ट क्लॉ बियर और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता और आखिरकार जमीन पर क्रैश हो जाता है। अगले ही पल मैसिव एक्सपीरियंस सर्ज मेरे शरीर में दौड़ती है और मुझे सीधे लेवल 15 तक पहुंचा देती है, जिस पर मैं बिना हेजिटेशन तुरंत ऑफरिंग रिचुअल परफॉर्म करता हूँ। घोस्ट क्लॉ बियर सोल फ्लेम offering successful, innate skill acquired, savage charge, dash at a target, stun on hit, एक मोबिलिटी स्किल। यह सुनते ही मैं अंदर से थ्रिल्ड हो जाता हूं, लेकिन तभी एक नई आवाज मेरे कानों में गूंजती है। Congratulations on clearing all floors of the trial tower. Do you wish to unlock the hidden floor? The hidden floor will not be broadcast. यह सुनते ही मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूं। हर ट्रायल टावर में हमेशा एग्जैक्टली 5 फ्लोर्स ही होते हैं। What is the designer even thinking? लेकिन अब मैं यहाँ तक पहुंच ही चुका होता हूँ। Might as well take a look. I will take on hidden floor. मेरे मुंह से वर्ड्स निकलते ही अगले ही पल मैं खुद को एक ऐसे माउंटेन पीक पर खड़ा पाता हूँ जो क्लाउड्स को पियर्स कर रहा होता है। चारों तरफ सिर्फ ब्लीच्ड बोन्स और मॉन्स्टर रिमेन्स का एंडलेस सी फैला होता है। आखिर यहाँ किस तरह का क्रीचर छुपा है? मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ। फिर अचानक एक मैसिव बोन जायंट के पीछे से 2 इनॉर्मस आईज मुझे क्यूरियोसिटी से देखते दिखाई देते हैं, लेकिन उन आईज में गोल्डन स्लिट प्यूपल्स होते हैं और अगले ही पल बोन्स के पीछे से एक पेयर ऑफ विंग्स बाहर निकलती है। स्मॉल, यंग, लेकिन अनमिस्टेकेबली प्राउड। यह देखकर मैं मुश्किल से सलाइवा निगलता हूँ। गुड लॉर्ड, यहाँ ड्रैगन हैचलिंग किसने डाल दिया? ड्रैगनकिन पूरे मॉन्स्टर वर्ल्ड की सबसे टेरिफाइंग स्पीशीज में से एक मानी जाती है। फूड चेन के बिल्कुल टॉप पर जन्म लेने वाली क्रिएचर्स। यहाँ तक कि सबसे वीकेस्ट ड्रैगन हैचलिंग भी गोल्ड रैंक बॉस के बराबर ताकत रखता है। लुक्स लाइक यहाँ तक ही मेरा सफर था। मैं हाफ रिसाइंड होकर बुदबुदाता हूँ। अब ये मैटर नहीं करता कि इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता होता है कि मेरे सामने क्या खड़ा है। ये हार्मलेस दिखने वाला हैचलिंग ऐसा क्रिएचर होता है जिसे मेरा वेपन स्क्रैच तक नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक ब्रेथ और मैं एशेज में बदल जाऊंगा, जिस पर मैं अपना क्रूड आयरन स्पीयर वापस रख देता हूं और धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगता हूं। अगर ये एक ब्रेथ में मुझे एलिमिनेट भी कर दे, सो बी इट। लेकिन सरप्राइजिंगली यंग ड्रैगन बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखाता। वह बस अपनी वाइड क्यूरियस आइज से मुझे लगातार देखता रहता है। मैं उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता हूं और फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता। और तभी जैसे ही मेरी नजरें उस ड्रैगन हैचलिंग से मिलती हैं, मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट अपीयर होता है। रेडिएंट ड्रैगन ऑन फर्जर्ड, डू यू विश टू फॉर्म अ बॉन्ड? यह देखते ही मेरी जॉ लिटरली ड्रॉप हो जाती है। व्हाट? मेरे शरीर का हर सेल इलेक्ट्रिक जॉय से भर जाता है। ये मेरे साथ हो रहा है?
किसी मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड फॉर्म करना एक्स्ट्रॉर्डिनरली रेयर होता है। एक बार बॉन्ड सील हो जाए तो दोनों पार्टीज हमेशा के लिए एक हो जाती हैं, इंसेपरेबल। नॉर्मली सिर्फ 20 टेमर्स ही ऐसा कर सकते हैं, और 20 टेमर्स में भी जिन्होंने ड्रैगन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हो, ऐसे लोग पूरी दुनिया में उंगलियों पर गिने जाते हैं। अगर मैं एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करता तो वो ड्रैगन के लिए इंसल्ट होती, जिस पर अगले ही पल मेरे और हैचलिंग के बीच बॉन्डिंग रिचुअल फॉर्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉन्ड हैचलिंग ने इनिशिएट किया था, इसलिए रिचुअल बेहद स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। कुछ मोमेंट्स बाद एक नया प्रॉम्प्ट सामने आता है, बॉन्ड विद ऑब्सीडियन ड्रैगन सक्सेसफुली फॉर्म्ड। और तभी मुझे वो महसूस होता है, एक फेंट लेकिन अनमिस्टेकेबल कनेक्शन, जैसे मैं उसकी थॉट्स तक सेंस कर सकता हूं। फिर अचानक मुझे समझ आता है कि हैचलिंग ने मुझे क्यों चुना, मेरे यूनिक ट्रेट फ्रैक्चर्ड डिविनिटी की वजह से। सिर्फ हाईएस्ट ब्लडलाइन वाले क्रीचर्स ही डिविनिटी को सेंस कर सकते हैं, वो सुप्रीम ट्रांसेंडेंट फोर्स। यानी यह यंग ड्रैगन मुझे एक एक्चुअल गॉड की तरह देख रहा होता है, और किसी ट्रू डिवाइन बीइंग के साथ बॉन्ड करना ड्रैगन किंग के लिए सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। एक ह्यूमन और एक ड्रैगन दोनों कन्विंस्ड होते हैं कि उन्होंने जैकपॉट हिट कर लिया। जैसे ही बॉन्ड कंप्लीट होता है, एक और प्रॉम्प्ट सामने आता है, कंग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग द ट्रायल टावर, हिडन फ्लोर क्लियर्ड, यू विल बी ट्रांसपोर्टेड आउट, डू यू विश टू रिकॉल योर बॉन्डेड क्रीचर द ऑब्सिडियन ड्रैगन टू योर समनिंग स्पेस। जिस पर मैं तुरंत कंफर्म कर देता हूं। उसी समय ट्रायल टावर के सेंट्रल कंट्रोल रूम में नाइक अंदर आती है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखकर रुक जाती है, दिस ईयर्स ट्रायल टावर हैज कंक्लूडेड, ऑल पार्टिसिपेटिंग अवेकनर्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड आउट। नाइक कैजुअली कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ती है, उसे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। एडल्ट घोस्ट क्लॉ बियर कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं था जिसे फ्रेशली अवेकेंड अवेकनर हैंडल कर सके। जिस हिडन फ्लोर को उसने इतनी मेहनत से तैयार किया था, वहां तक कोई पहुंचेगा ही नहीं, यही उसका मानना था। जुवेनाइल ऑब्सिडियन ड्रैगन को हाल ही में रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जॉइंट ऑपरेशन में कैप्चर किया गया था, लेकिन फंडिंग अप्रूव नहीं हुई थी, इसलिए उसने उसे टेम्परेरीली हिडन फ्लोर में स्टैश कर दिया था। जुवेनाइल ड्रैगन जरूर था, लेकिन फिर भी किसी भी न्यू अवेकनर की कैपेबिलिटी से पूरी तरह बाहर, कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन जैसे ही नाई टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट करके हैचलिंग को वापस बुलाने की कोशिश करती है, वह अचानक फ्रीज हो जाती है। वेट, मेरा ड्रैगन कहाँ है? वेयर्स माई ड्रैगन? नाई पैनिक में आ जाती है। वह तुरंत ट्रायल टावर के हिडन 6th फ्लोर की फुटेज पुल अप करती है। उसके पैम्स तक स्वेट करने लगते हैं। फिर वह सर्विलांस लॉक खोलती है। गुड न्यूज, सिर्फ एक एंट्री होती है पूरे जंगाही सिटी ट्रायल टावर में। सिर्फ एक पर्सन 5th फ्लोर घोस्ट क्लॉ बियर को डिफीट करके हिडन फ्लोर तक पहुंचा था। समवन एक्चुअली किल्ड घोस्ट क्लॉ बियर। नाई की आईज नैरो हो जाती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में आगे जो होता है उसे देखकर वह अपनी सीट से ऑलमोस्ट उछल पड़ती है। व्हाट इन द वर्ल्ड, ही इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द हैचलिंग। ये लड़का आखिर है कौन? क्या ये पागल है? एक ब्रांड न्यू अवेकनर ड्रैगन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? हाउ? और सबसे शॉकिंग बात, वो रिचुअल एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाता है। नाई पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। एक फ्रेशली अवेकन्ड नोबडी कैजुअली उस ड्रैगन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है जिसे पकड़ने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, फिर उसे समनिंग स्पेस में डालता है और आराम से लेकर चला जाता है। नाई की आंखों में आंसू आने वाले होते हैं, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा होता। जब हैचलिंग को इंस्टीट्यूट लाया गया था, तब लेवल 220 टेमर्स तक उसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाए थे। ड्रैगन ने किसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। लेकिन इस फुटेज में ये फ्रेशली अवेकन्ड लड़का बिना किसी प्रॉब्लम के एफर्टलेसली बॉन्ड बना लेता है। बस कैजुअली उसके पास जाता है और बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। हु इज दिस पर्सन? जिस पर नाई तुरंत कंट्रोल पैनल पर सर्च करना शुरू कर देती है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो दुनिया की हर फैक्शन जिसे ड्रैगन हैचलिंग्स में इंटरेस्ट है, उस लड़के के पीछे पड़ जाएगी और उसकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। दिस इज अ क्राइसिस। उसे तुरंत एग्जामिनर को कांटेक्ट करना होता है। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट हाई की अवेकनिंग सेरेमनी में मेरे ट्रायल टावर क्लियर करने की अनाउंसमेंट पब्लिक हो चुकी होती है, लेकिन उसके साथ ही पूरा मैदान डिसेबिलिव और आउटरेज से भर जाता है। रन इन्वेस्टिगेट करो, चीटर को पनिश करो। एक ट्रैश क्लास इस साल का ट्रायल टावर रन नहीं कर सकती। इसी दौरान एग्जामिनर यांग भी इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस चुका होता है। उसने पर्सनली पूरा अवेकनिंग सेरेमनी और ट्रायल टावर ओवरसी किया था। वह खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि ब्लैंक स्लेट क्लास वाला कोई इंसान ट्रायल टावर का 5th फ्लोर क्लियर कर सकता है। लेकिन ट्रायल टावर कभी मिस्टेक नहीं करता। तभी अचानक उसका कम्युनिकेटर रिंग करता है। इज दिस फर्स्ट हाइज एग्जामिनर? आई एम द डिजाइनर ऑफ दिस ट्रायल टावर। यह सुनते ही यांग तुरंत रिडेड हो जाता है। रैंक और अथॉरिटी दोनों में नाई उससे बहुत ऊपर होती है और उसकी टोन किसी आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं छोड़ती। आई एम ऑर्डरिंग यू टू लॉक दिस डाउन इमीडिएटली। No one is to know that anyone reached the hidden floor. This trial tower has 5 floors and 5 floors only. No hidden floor. Are we clear? जिस पर यांग तुरंत जल्दी से सिर हिलाता है और तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। उसने पहले भी पुराने ट्रायल टावर्स में ऐसा देखा था। कुछ अवेकनर्स इतने ब्रिलियंटली परफॉर्म करते थे कि अथॉरिटीज उन्हें स्पेशली फ्लैग कर देती थी और उन लोगों से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन बिना एक्सेप्शन क्लासिफाइड कर दी जाती थी। कॉल खत्म हो जाती है, जिस पर यांग का एक्सप्रेशन तुरंत हार्डन हो जाता है। एज द ऑफिशियल एग्जामिनर ऑफ दिस अवेकनिंग सेरेमनी, आई हैव रिसीव्ड कॉन्फर्मेशन
from the trial tower system. I hereby officially declare that this trial tower ran without any irregularities and without any cheating or foul play of any kind. I will now personally present the special reward for the top scorer of this trial tower. यह सुनते ही पूरा सेरेमनी ग्राउंड डेड साइलेंट हो जाता है। जो क्राउड कुछ मोमेंट्स पहले तक चिल्ला रहा था वही अब शॉक में पूरी तरह स्पीचलेस खड़ा होता है। उसी समय मैं ट्रायल टावर से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ। हर डायरेक्शन से कैमरों मेरी तरफ घूम जाते हैं, जिस पर यांग आगे बढ़ता है और मेरे हाथ में एक एनवेलप रख देता है। दिस इज अ वेपन एक्सचेंज वाउचर फॉर जंगाही सिटीज इक्विपमेंट वॉल्ट अलॉन्ग विद 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। With this voucher, you may claim any gold rank gear below level 30. यह सुनते ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट की वेव दौड़ जाती है। गोल्ड रैंक गियर, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऑफिशियल्स इतना बड़ा रिवॉर्ड देंगे, लेकिन जबकि मैं अभी भी इस खुशी में डूबा होता हूँ, मिंक मेरी हाथ में पकड़ी वाउचर को बेयरली कंसील्ड फ्यूरी के साथ घूर रहा होता है। Why should gold rank gear go to someone like him? It's completely vested, जिस पर क्राउड तुरंत मिंक का सपोर्ट करने लगता है। So what if he ranked first? उस गार्बेज क्लास की असली कॉम्बैट में हालत खराब हो जाएगी। ऑफिशियल्स ऐसे इंसान को गोल्ड रैंक वाउचर दे रहे हैं। इट्स लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। जेयर्स एंड डाउट्स लगातार बढ़ते जाते हैं, जिस पर मैं बस हल्का सा लाफ करता हूँ, सिर हिलाता हूँ और क्राउड से दूर चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने टाइनी अपार्टमेंट में कदम रखता हूँ, मेरे दिमाग में अचानक अर्जेंसी की वेव दौड़ जाती है। नॉट गुड। हैचलिंग समनिंग स्पेस से बाहर आने वाला होता है, और वो भी मेरे उसे रिलीज करने से पहले। अगले ही पल मेरे क्रैम्प्ड अपार्टमेंट के बीचों बीच एक शिमरिंग समनिंग सर्कल एक्सप्लोड होता है। दिस लिटिल थिंग खुद ही बाहर आ गया। ऑब्सिडियन ड्रैगन हैचलिंग अपनी स्लिट आइज से पूरे रूम को प्योर क्यूरियोसिटी के साथ स्कैन करने लगता है। अभी उसकी लंबाई मुश्किल से 1 मीटर होती है, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस पूरे अपार्टमेंट को क्रैम्प्ड फील करवाने लगती है, जिस पर मैं फोरहेड पकड़ लेता हूँ। ड्रैगन रेज करना डेफिनेटली एक्सपेंसिव होने वाला है, लेकिन सरप्राइजिंगली लिटिल वन को इस स्मॉल स्पेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वह क्यूरियोसिटी के साथ अपार्टमेंट के हर कॉर्नर को स्निफ करता फिरता है, फिर एक बार विंग्स फ्लैप करता है, काउच पर जंप करता है और लेजी कॉइल बनाकर लेट जाता है। यह देखकर मैं स्ट्रेंजली टच्ड हो जाता हूँ। एक ड्रैगन जो वेल्थ देखकर जज नहीं करता। लेकिन इससे पहले कि मैं रिलीफ की सांस ले पाऊं, हैचलिंग अपनी आईज मुझ पर लॉक करता है और 2 पिटिफुल लिटिल क्राइज निकालता है। वह हंग्री होता है, जिस पर मैं तुरंत फ्रिज खोलता हूँ और अंदर की हर चीज खंगालने लगता हूँ। थैंकफुली अंदर कुछ फ्रोजन मीट कट्स पड़े होते हैं। मैं तुरंत नैरो किचन में काम शुरू कर देता हूँ, जबकि हैचलिंग फ्रिज के ऊपर बैठकर मॉडल स्टूडेंट की तरह मुझे देखता रहता है। लेकिन मैं फ्रेशली कुक्ड मीट प्लेट में रख भी नहीं पाता, उससे पहले ही हैचलिंग उसे स्नैच करके पूरा का पूरा निगल जाता है। दिस एपेटाइट इज अब्सर्ड। जो खाना कम से कम 2 वीक्स तक चलना था, वो एक मील में खत्म हो जाता है, जिस पर मैं हेल्पलेसली सिर हिलाता हूँ। ड्रैगन रेस करना सच में वॉलेट ड्रेन कर देगा, लेकिन वंस फुल होने के बाद लिटिल वन सरप्राइजिंगली वेल बिहेव्ड बन जाता है। वह काउच पर कर्ल होकर ऑलमोस्ट तुरंत सो जाता है, जिस पर मैं मौका देखकर उसके स्टैट्स चेक करता हूँ, और जो मैं देखता हूँ वो मुझे पूरी तरह फ्रीज कर देता है। यह हैचलिंग सिर्फ लेवल 5 होता है, फिर भी उसके पास पूरे 30,000 HP और 2 इनेट स्किल्स होती हैं। ड्रैगनकिन स्किल अकेले ही S रैंक होती है, जबकि दूसरी स्किल ऑब्सिडियन स्केल्स स्ट्रेट डबल S रैंक निकलती है। लगभग सभी एलिमेंटल डैमेज और स्टेटस इफेक्ट्स के खिलाफ नियर इम्यूनिटी। उसके अटैक और डिफेंस स्टैट्स पूरी तरह मेरे स्टैट्स को एक्लिप्स कर देते हैं। नो वंडर ड्रैगनकिन मॉन्स्टर्स इवन एज हैचलिंग्स द राइवल गोल्ड रैंक बॉसेस। अगर इनमें से कोई भी क्रिएचर फुल मैच्योरिटी तक पहुंच जाए तो वो लिटरली वॉकिंग नेचुरल डिजास्टर बन जाएगा। यह जुवेनाइल ऑब्सिडियन ड्रैगन सिर्फ अपनी अब्सर्ड डिफेंस और HP के दम पर ही इस बैच के हर न्यू अवेकनर को आउटक्लास कर रहा होता है, और अभी तो उसके ड्रैगन ब्रेथ की बात भी नहीं हुई। इस लिटिल वन के साथ क्या मेरे पास बेसिकली अनकिलेबल लिविंग टैंक नहीं है? यह थॉट आते ही मेरी फिंगर्स इच करने लगती हैं। आखिर मैंने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, यानी मैं इसका पार्टनर हूँ। हे कम हियर। मैं थॉट के जरिए उसे कॉल करता हूँ। स्लीपिंग हैचलिंग एक आंख खोलता है, मुझे प्योर डिसमिसल वाला लुक देता है और फिर दोबारा आंख बंद कर लेता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। और अगले ही पल वह वापस पीसफुल स्लीप में चला जाता है, जिस पर मैं पूरी तरह डिफ्लेटेड रह जाता हूँ। उसने मेरा मैसेज डेफिनेटली रिसीव किया था, बस रिस्पॉन्ड करने की उसे जरूरत नहीं लगी। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गलत हूँ? जिस पर मैं उठकर डेस्क पर रखा टर्मिनल ओपन करता हूँ, फर्स्ट हाई डेटाबेस में लॉग इन करता हूँ और बीस्ट टेमर फंडामेंटल्स सर्च करना शुरू कर देता हूँ। इसी समय जंगाही सिटी के सेंट्रल कंट्रोल रूम में नई की स्लेडर फिंगर्स भी उसकी टर्मिनल पर तेजी से चल रही होती हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता, वह मेरी कंप्लीट प्रोफाइल पुल अप कर लेती है, एंड बैक लीन करती है और आर्म्स स्ट्रेच करते हुए बुदबुदाती है। ए ब्लैंक स्लेट क्लास और समहाउ ड्रैगन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अगली सुबह मैं वाउचर हाथ में लेकर सीधे जंगहाई इक्विपमेंट वॉल्ट पहुंचता हूँ। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी मेरी क्रेडेंशियल्स चेक करती है और फिर मैं अंदर कदम रखता हूँ। वॉल्ट के अंदर रोज अपॉन रोज गियर रखे होते हैं, सब लेवल और क्लास के हिसाब से सॉर्टेड, लेकिन मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया होता। मुझे चाहिए एक ऑफ हैंड वेपन, एवो शील्ड। प्योर किडिंग स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं आती। तुम्हें ऐसी चीज चाहिए जो ब्लॉक भी कर सके और हिट बैक भी।
जिस पर मैं शील्ड सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, जहाँ हर शेप और साइज के शील्ड्स शेल्व्स पर सजे होते हैं। मेरी नजरें वॉर शील्ड्स के बीच मूव करती हैं, तभी एक नाम मेरा अटेंशन पकड़ लेता है, टाइगर फैंग वॉर शील्ड। मैं उसके करीब जाता हूँ और उसके स्टैट्स चेक करता हूँ। अगले ही पल उसके स्टैट्स सामने अपीयर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्लॉक इफेक्ट, डैमेज रिडक्शन, बोनस ट्रेट, काउंटर ऑन ब्लॉक। अ सक्सेसफुल ब्लॉक बूस्ट्स काउंटर अटैक डैमेज बाय 30%। पूरी तरह गोल्ड रैंक आइटम। यह शील्ड जंगहाई सिटी के हर लेवलिंग जोन में चिन की लाइफलाइन बनने वाली होती है। थरो चेकआउट प्रोसेस पूरा करने के बाद चिन हाथ में टाइगर फांग वॉर शील्ड लेकर वॉल्ट से बाहर निकलता है। जंगाही सिटी के स्ट्रीट्स पर इस समय लोगों की भीड़ उमड़ी हुई होती है। आज वो दिन होता है जब न्यू अवेकनर्स ऑफिशियली प्रोफेशनल फाइटर्स बनते हैं। हर गिल्ड लाउडली रिक्रूट्स कर रही होती है। फ्री एजेंट्स हर कॉर्नर पर टीम्स बना रहे होते हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं वेंडर्स, क्योंकि उनके लिए स्टार्टर गियर खरीदने वाले न्यू अवेकनर्स की फ्रेश बैच मैसिव अपॉर्चुनिटी होती है। हर कोई ऑक्शन हाउस से फुल गियर सेट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी डेनिम जैकेट पहना एक स्ट्रीट वेंडर चिन को स्पॉट करता है और सीधे उसका रास्ता रोक देता है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही होती हैं। यू आर वन ऑफ द न्यू अवेकनर्स, राइट? वांट अ मैप ऑफ द लेवलिंग जोन्स अराउंड जंगहाई सिटी? चिन की एज और प्लेन क्लोथ्स देखकर ही वेंडर सब समझ जाता है। 50 गोल्ड कॉइन्स ईच, फ्रेशेस्ट मैप्स ऑफ द ईयर, जिस पर चिन मना नहीं करता। जंगहाई सिटी के आसपास के लेवलिंग जोन्स हर साल कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहते हैं। डंजन रिफ्ट्स नई लोकेशंस पर खुलते हैं। मॉन्स्टर्स अलग अलग प्लेसेस पर रॉग हो जाते हैं, जिस पर चिन वेंडर की तरफ 100 गोल्ड कॉइन्स फ्लिप करता है। वन मैप ऑन लेटेस्ट इंटेल की गिल्ड्स अपनी जोन्स कहां होल्ड कर रही हैं। वेंडर उसे नोइंग लुक देता है, फिर क्वाइटली अपनी जैकेट से एक एनवेलप निकालकर उसके हाथ में थमा देता है। यू नो योर स्टफ। ये इंटेल हमें सिर्फ लास्ट नाइट मिली है। 4 मेजर गिल्ड्स, उनके टेरिटरीज, कौन कौन सी जोन्स वो लॉकडाउन कर रहे हैं, सब इसमें है। हम जैसे फ्री एजेंट्स जो बस सर्वाइव करना चाहते हैं, उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। और यही एग्जैक्टली चिन को जानना था। हर साइकिल में 4 मेजर गिल्ड्स ओपनली एंटायर जोन्स अपने कंट्रोल में ले लेती हैं और वहीं अपने न्यू रिक्रूट्स को लेवल अप करवाती हैं। बाकी कई गिल्ड्स भी यही करती हैं। ऐसे में चिन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वह उनके रास्ते से दूर रहे। लेस अटेंशन, लेस ट्रबल, जिस पर वह एनवेलप खोलता है। टॉप हेडलाइंस पूरी तरह नए एस रैंक अवेकनर्स से भरी होती हैं। फर्स्ट हाइज एस रैंक अवेकनर Ming joins the Tyrant Guild, one of the 4 major guilds. First highest S rank Awakener joins the Black Eagle Guild. और फिर आता है चिन का खुद का नाम, जिस पर चिन की आईज नैरो हो जाती हैं। वह दोनों नेम्स को माइंड में टर्न करने लगता है। बो हमेशा से ओपनली चिन के पीछे पड़ा रहता था। उसने अपनी हॉस्टिलिटी कभी हाइड नहीं की। लेकिन मिंग अलग था। मिंग डेंजरस था, लेकिन क्वाइट तरीके से। चिन ये बात बहुत पहले ही सेंस कर चुका था। मिंग हमेशा फर्स्ट हाई में उसके पीछे घूमता रहता था और चिन हमेशा फील कर सकता था कि यह इंसान अंदर से बहुत डीप है। लेकिन उसे इतनी पेटीनेस की उम्मीद नहीं थी। चिन ने उसके साथ जितनी काइंडनेस दिखाई, मिंग ने उसे हमेशा कॉन्डिसेंशन समझा। और अब मिनिंग टायरेंट गिल्ड ज्वाइन कर चुका होता है, हाई प्रायोरिटी रिक्रूट के तौर पर। मिनिंग को जानते हुए ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, लेकिन इस बार ओपन में मिनिंग होता है, जबकि चिन शैडो में। टायरेंट गिल्ड, चिन धीरे से बुदबुदाता है। 4 मेजर गिल्ड्स में सबसे वेल्थीएस्ट गिल्ड, उसका मास्टर जेन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस वर्थ एसेट्स कंट्रोल करता है। टायरेंट गिल्ड के पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब मनी से खरीदे गए होते हैं। उनके एलीट मेंबर्स को बेहद हैंडसम पे मिलता है और प्रायोरिटी रिक्रूट्स के लिए वे कोई एक्सपेंस स्पेयर नहीं करते। ऐसे में एस रैंक फ्रॉस्टब्लेड स्वॉर्ड्समैन मिनिंग का उनका अटेंशन पकड़ना बिल्कुल नेचुरल था। लेकिन 4 मेजर गिल्ड्स में से एक होने के बावजूद टायरेंट गिल्ड सिर्फ चिन जैसे फ्री एजेंट के पीछे अपनी रेप्यूटेशन रिस्क पर नहीं लगा सकती। और यही चीज चिन को फास्ट और अंडर द रेडार ग्रो करने का परफेक्ट मौका देती है। वो बाकी हेडलाइंस को स्किप करता है और सीधे लेटेस्ट जोन मैप खोल लेता है, जिस पर उसे पता चलता है कि अभी जंगहाई सिटी के आसपास मौजूद लेवलिंग जोन लेआउट में 30+ लेवल रेंज के लिए कई लो डेंजर लेवलिंग जोन्स मौजूद हैं। नॉर्दर्न वेस्टलैंड मॉन्स्टर्स, म्यूटेंट वुल्फ पैक, एबंडन्ड माइंस मॉन्स्टर्स, कॉर्प्स वेनम बैट्स, ब्लू माउंटेन रूइंस मॉन्स्टर्स, लार्ज गॉब्लिन ट्राइब, गेल ग्रेवयार्ड मॉन्स्टर्स, स्केलेटन सोल्जर्स। ज्यादातर अवेकनर्स के लिए अर्ली ग्राइंडिंग हमेशा क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के बारे में होती है। अर्ली गेम के लो लेवल मॉब्स सिर्फ नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने के स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। लेकिन चिन के लिए हर मॉन्स्टर स्पीशीज एक नया ट्रेट या स्किल दे सकती है सोल फ्लेम ऑफरिंग के जरिए, जिस पर चाहे वो लो लेवल मॉब हो या फिर कोई हाई लेवल बीस्ट, ज्यादा वैरायटी हमेशा बेहतर साबित होती है। और इसी वजह से उन सभी लो लेवल जोन के हर मॉन्स्टर को क्लियर करना चिन पहले से ही डिसाइड कर चुका होता है। अब बस फर्क इतना है कि वो शुरुआत किस ऑर्डर में करेगा। ही चिन की नजर अबैंडन्ड माइन के नीचे लिखे कॉप्स वेनम बैट्स पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि ट्रायल टावर के अंदर उसे गोस्ट फायर वेनम की असली ताकत का रियल टेस्ट मिल चुका था, जिस पर तभी से वेनम स्टैकिंग बिल्ड का आइडिया लगातार उसके दिमाग में घूम रहा होता है। और अगर वो इसके ऊपर अलग अलग वेनम टाइप्स को भी स्टैक कर पाया तो यह पूरी तरह गेम चेंजर बन सकता है, खासकर बॉस टियर मॉन्स्टर्स के खिलाफ। इसके बाद एबंडन्ड माइंस की लोकेशन भी चिन के फेवर में जाती है, क्योंकि यह जमीन के नीचे मौजूद है। इसके टनल्स पूरे मेज की तरह फैले हुए हैं और बहुत कम अवेकनर्स यहाँ
आने का रिस्क लेते हैं, जिस पर यह जगह रडार से दूर रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होती है। फिर समय बर्बाद किए बिना चिन सड़क के किनारे मौजूद एक पोटियन शॉप में जाता है और वहां से 2 सेट्स HP पोटियंस, एक सेट MP पोटियंस और एंटीडोट्स का पूरा सेट खरीद लेता है। पूरी तैयारी करने के बाद वो सीधे एबैंडन्ड माइन की तरफ निकल पड़ता है, जिसके बाद सबसे नजदीकी गेट हाई सिटी का नॉर्थ गेट होता है, जिसे मॉन्स्टर अटैक से डिफेंड करने के लिए बनाया गया है। पूरा सिटी एक रीइंफोर्स्ड बैरियर वॉल से घिरा हुआ होता है, जिसमें डिफेंसिव फॉर्मेशंस भी लगी हुई हैं। सिर्फ 4 गेट्स ही एंट्री और एग्जिट की परमिशन देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और हर गेट पर ऑफिशियल फोर्सेस की भारी सिक्योरिटी तैनात रहती है। हर अवेकनर जो सिटी के अंदर आता या बाहर जाता है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। कहा जाता है कि यह सिर्फ मॉन्स्टर्स की वजह से नहीं, बल्कि दूसरी नेशंस के एनिमी अवेकनर्स को रोकने के लिए भी किया जाता है। सभी चेक पॉइंट्स क्लियर करने के बाद चिन पहली बार एक प्रोफेशनल अवेकनर के तौर पर सिटी के बाहर कदम रखता है। उसके सामने दूर तक फैला एंडलेस वाइल्डनेस दिखाई देता है। जो कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वह अब सैकड़ों सालों में मॉन्स्टर्स और डंजन्स की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है और पीछे सिर्फ धुंधली घोस्टली आउटलाइंस बची रह गई हैं। जैसे जैसे चिन जंगाही सिटी से दूर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अवेकनर्स की भीड़ कम होती जाती है, जिस पर चिन अपना स्टेटस पैनल खोलता है। क्लास गॉड फॉरसेकन, लेवल 15, HP 1950, MP 230, कॉन 50 सेवज D रैंक, लाइट कोर रिजेनरेशन S रैंक, घोस्ट फायर A रैंक, स्किल्स टाइड स्टेप B रैंक, बॉइलिंग बीस्ट ब्लड A रैंक, सेवज चार्ज B रैंक। अब टाइगर फैंग व शील्ड इक्विप करने के बाद चिन का डिफेंस और HP दोनों काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। ऑन ट्रेड साइड में वो सेवज, लाइट कोर रिजेनरेशन और गोस्ट फायर वेनम कलेक्ट कर चुका होता है। 3 पैसिव ट्रेड्स और 3 एक्टिव स्किल्स, जिनमें टाइड स्टेप और बॉइलिंग बीस्ट ब्लड भी शामिल होते हैं, जिस पर जब वो अपनी करंट क्लास को उस ब्लैंक स्लेट क्लास से कंपेयर करता है जिससे उसने शुरुआत की थी, तो दोनों के बीच का फर्क बेहद विशाल दिखाई देता है। फिर अलग अलग मॉन्स्टर्स से मिले इन सभी ट्रेड्स की वजह से चिन को पूरा भरोसा होता है कि अभी के समय में वो किसी A रैंक अवेकनर के खिलाफ भी आराम से खड़ा रह सकता है। हालांकि उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस अभी भी मौजूद होती है, डैमेज आउटपुट, क्योंकि बॉइलिंग बीस्ट ब्लड के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑफेंसिव स्किल नहीं होता। सिर्फ फ्रेंजी स्टेट से मिलने वाला रॉ डैमेज बूस्ट ही उसकी ताकत बनता है। और तभी अचानक चिन को एक बात याद आती है। ट्रायल टावर के अंदर उसने फ्लेम पॉइंट्स स्पेंड करके फ्रेंजी स्किल को अपग्रेड कर बॉइलिंग बीस्ट ब्लड बनाया था, जिस पर उसे समझ आता है कि फ्लेम पॉइंट्स का असली इस्तेमाल आखिर क्या है। और अब जब उसने पूरा ट्रायल टावर क्लियर कर लिया है, तो उसके पास काफी बड़ा स्टॉक पाइल होना चाहिए। फिर वो तुरंत चेक फ्लेम पॉइंट्स कमांड इस्तेमाल करता है, जिस पर एक प्रॉम्प्ट तुरंत सामने आता है, फ्लेम पॉइंट्स एक्वायर्ड 85, व्यू अपग्रेडेबल स्किल्स। इसके बाद उसके पैनल में मौजूद हर ट्रेट और स्किल चमकने लगती है। सेवज अपग्रेडेबल, टाइड स्टेप अपग्रेडेबल, लेकिन बाकी सभी ट्रेट्स और स्किल्स ग्रे कलर में दिखाई देते हैं, इनसफिशिएंट फ्लेम पॉइंट्स, जिस पर चिन समझ जाता है कि यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। हर अगला अपग्रेड टियर पिछले टियर से कई गुना ज्यादा कॉस्टली होता है। ट्रायल टावर के अंदर B रैंक फ्रेंजी को A रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड में अपग्रेड करने के लिए उसे सिर्फ 10 फ्लेम पॉइंट्स लगे थे, लेकिन अब बॉइलिंग बीस्ट ब्लड जेवत को A रैंक से S रैंक तक पुश करने के लिए पूरे 100 पॉइंट्स चाहिए। यानी पूरे टावर क्लियर करने के बाद भी उसके पास अभी इनफ पॉइंट्स नहीं होते। और लाइट कोर रीजेनरेशन, जो पहले से ही S रैंक पर मौजूद है, उसे डबल S तक पहुंचाने के लिए पूरे 1000 पॉइंट्स चाहिए, जिस पर चिन तुरंत अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर लेता है। उसे जितने ज्यादा हो सके उतने फ्लेम पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। फिर उसे याद आता है कि एक सिंगल गॉब्लिन किल से उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिला था, जबकि 100 से ज्यादा स्मॉल गोस्ट फायर स्पाइडर्स मारने के बाद भी उसे करीब 10 पॉइंट्स ही मिले थे। यानी हर पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे वो नए ट्रेड्स कलेक्ट करता जाएगा, वैसे वैसे स्किल्स और ट्रेड्स को अपग्रेड करना और भी मुश्किल होता जाएगा, जिस पर उसे हर सिंगल पॉइंट बहुत सोच समझकर स्पेंड करना होगा। हालांकि इतना जरूर तय होता है कि बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को अपग्रेड करना पूरी तरह वर्थ इट है, क्योंकि यह स्किल सिर्फ बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव होती है और इंस्टेंट डैमेज आउटपुट को कई गुना बढ़ा देती है। यहाँ तक कि सेम टाइप स्किल्स के बीच भी ये अपनी अलग कैटेगरी में आती है, और चिन का सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही होता है। ऐसे ट्रेड्स और स्किल्स जिन्हें नॉर्मली कोई ह्यूमन अवेकनर हासिल ही नहीं कर सकता। सैवेज गॉब्लिन से, लाइट कोर रिजेनरेशन ट्री स्पिरिट से और गोस्ट फायर वेनम गोस्ट फायर स्पाइडर्स से, यही सारी एबिलिटीज चिन को बाकी सभी अवेकनर्स से कंप्लीटली अलग बनाती हैं। इसके बाद मैप को फॉलो करते हुए चिन अबैंडन्ड माइन तक पहुंच जाता है। यह जगह पूरी तरह सुनसान इलाके के बीच मौजूद होती है और इसका एंट्रेंस आधा कोलैप्स्ड पड़ा होता है। बाकी बचा हिस्सा भी सिर्फ ढीले पत्थरों के सहारे किसी तरह खड़ा रहता है।
जाता है, जिस पर यही वजह होती है कि ज्यादातर लोग इस जगह को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि चिन को भी अंदर जाने से पहले खुद को मेंटली तैयार करना पड़ता है। पहले आउटर एरिया स्काउट करो, अगर कहीं भी केव इन होने जैसा लगे तो तुरंत बाहर निकल जाना। फिर चिन अपने पैक से एक ग्लास ट्यूब निकालता है जिसके अंदर एक फायरफ्लाई जैसा क्रिएचर शांत बैठा होता है। उसकी हल्की ग्लो चिन के आसपास करीब 3 से 4 मीटर तक रोशनी फैला रही होती है। इन्हें ग्लो बग्स कहा जाता है, एक और म्यूटेटेड स्पीशीज जिसे उसने स्ट्रीट वेंडर से खरीदा था। चीप, रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग लाइट सोर्स। अंडरग्राउंड डंजन्स के लिए एक जरूरी आइटम। ग्लो बग हाथ में पकड़कर चिन बेहद सावधानी से शाफ्ट स्टेयरवे के जरिए माइन की गहराइयों में उतरना शुरू करता है। वहां की टूटी फूटी स्टोन वॉल्स देखकर साफ पता चलता है कि यह रुइंस कम से कम कई 100 साल पुरानी है, और ज्यादा समय नहीं गुजरता कि उसे जमीन पर कुछ दिखाई देता है। डार्क ग्रैनी ड्रॉपिंग्स, बैट साइन, जिस पर चिन तुरंत ग्लोबग को अपनी बेल्ट से अटैच करता है। एक हाथ में क्रूड आयरन स्पीयर पकड़ता है और दूसरे हाथ में टाइगर फेंग वॉर शील्ड उठा लेता है। फिर वही फेंट बग लाइट उसे आगे का रास्ता दिखाती रहती है। तभी अचानक टनल सीलिंग की तरफ से विंग्स की तेज आवाज गूंजती है और अगले ही सेकंड कई डार्क शेप्स सीधे उसकी तरफ डाइव करती हैं। कम से कम दर्जन भर कॉर्प्स वेनम बैट्स, जिनमें से हर एक का साइज लगभग हॉक जितना बड़ा होता है, जिस पर चिन तुरंत अपना सिर नीचे झुकाता है और टाइगर फांग वॉर शील्ड को अपने सिर और चेस्ट के ऊपर उठा लेता है। अगले ही पल लगातार हेवी इम्पैक्ट्स की आवाजें गूंजने लगती हैं, लेकिन चिन सिर्फ आधा कदम पीछे खिसकता है और उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। यही गोल्ड रैंक शील्ड की असली ताकत होती है। उसका स्ट्रॉन्ग ब्लॉक पूरे एम्बश को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। बैट्स सीधे शील्ड से टकराते हैं जैसे किसी दीवार से टकरा गए हों, जिस पर कई बैट्स नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, पूरी तरह स्टन्ड। और चिन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। स्पीयर उठाकर वो सबसे नजदीक पड़े कॉर्प्स वेनम बैट के अंदर जोरदार वार करता है। ब्लेड सीधे उसके फ्लैश में धंस जाती है और उसके ऊपर डैमेज नंबर उभरता है -157, जिसके साथ उसका HP बार भी दिखाई देता है। कॉर्प्स वेनम बैट लेवल 11, HP 432। हर बैट के पास लगभग 400 HP होती है, यानी एक हिट ही उसकी 3/4 हेल्थ खत्म कर देता है, जिस पर चिन तुरंत दूसरा थ्रस्ट मारता है और बैट वहीं मर जाता है। अचानक एक व्हाइट लाइट चिन के शरीर को घेर लेती है। उसका एक्सपीरियंस बार साफ दिखाई देने लायक बढ़ता है। चिन के करंट लेवल के हिसाब से यह डिसेंट XP होता है, लेकिन जैसे ही एक बैट मरता है बाकी सभी बैट्स अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं और उस अंधेरे तंग टनल के अंदर डोडस करने की कोई जगह नहीं होती। तभी एक बैट उसके पीछे पहुंचकर उसकी बैक में गहरा बाइट कर देता है। -29। डैमेज ज्यादा नहीं होता, लेकिन तभी एक प्रॉम्प्ट सामने फ्लैश करता है, यू हैव एंटर्ड कॉर्प्स वेनम स्टेट। स्टन गेज इज बिल्डिंग। कॉर्प्स वेनम, जिस पर चिन की विजन तुरंत डगमगाने लगती है। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका सिर और भारी महसूस होने लगता है। यही कॉर्प्स वेनम का इफेक्ट होता है। पॉइजन डैमेज पर टिक ज्यादा नहीं होता, लेकिन यह धीरे धीरे स्टन गेज बिल्ड करता रहता है, और अगर समय रहते एंटीडोट इस्तेमाल ना किया जाए तो जैसे ही गेज मैक्स होता है टारगेट पूरी तरह पैरालाइटिक स्टन में फंस जाता है, जिस पर चिन तुरंत पीछे हटकर दीवार से टिक जाता है। शील्ड को सामने उठाकर अपनी फ्रंट साइड प्रोटेक्ट करता है और फ्री हैंड से एंटीडोट निकालकर सीधे पी जाता है। इसके बाद उसकी विजन धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। डैमेज ओवर टाइम इफेक्ट भी कम होने लगता है। स्टन गेज रिड्यूस्ड, लेकिन एंटीडोट पूरी वेनम इफेक्ट को साफ नहीं कर पाता, जिस पर चिन तुरंत दूसरा एंटीडोट भी पी जाता है और आखिरकार कॉर्प्स वेनम पूरी तरह खत्म हो जाता है। यह वेनम सच में बेहद खतरनाक है और यही चीज चिन को कॉर्प्स वेनम ट्रेड फार्म करने के लिए और ज्यादा डिटरमिन्ड बना देती है। फिर बग लाइट की हल्की रोशनी में चिन को दीवार के पीछे एक हॉलो रीसेस दिखाई देता है, जो सिर्फ एक इंसान के छिपने जितना बड़ा होता है, जिस पर वो तुरंत उसके अंदर घुस जाता है और शील्ड उठाकर अपने लगभग पूरे शरीर को कवर कर लेता है। इसके बाद दूसरे हाथ से लगातार स्पीयर आगे थ्रस्ट करता रहता है। एंगल काफी लिमिटेड होता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बैट्स के स्वार्म होने की वजह से उसका हर थ्रस्ट किसी न किसी टारगेट को हिट करता रहता है, जिससे उसकी किल स्पीड लगातार बढ़ने लगती है। और फिर चिन तुरंत बॉलिंग बीस्ट ब्लड एक्टिवेट कर देता है। हर किल के साथ उसकी ड्यूरेशन फिर से रिफ्रेश होती रहती है, जिस पर चिन का डैमेज आउटपुट तुरंत दोगुना हो जाता है और कुछ ही देर बाद पूरा टनल शांत हो जाता है। चिन के आसपास की जमीन बैट कॉर्पसेस से भर चुकी होती है। सोल फ्लेम ऑफरिंग कॉर्प्स वेनम बैट्स। इसके बाद उन डेड बॉडीज से हल्की फ्लेम विस्प्स निकलती हैं और सीधे चिन के अंदर फ्लो होने लगती हैं। कॉर्प्स वेनम बैट सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल, फ्लेम पॉइंट्स +1। कॉर्प्स वेनम बैट सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल, फ्लेम पॉइंट्स +1। नोटिफिकेशंस लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन जिस एक लाइन का चिन इंतजार कर रहा होता है वो अब तक नहीं आती। साफ था कि कॉर्प्स वेनम ट्रेट इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं होने वाला, जिस पर चिन अपने स्पीयर की टिप से खून साफ करता है और माइन के अंदर और गहराई में बढ़ता जाता है, रास्ते में आने वाले हर बैट स्वार्म को खत्म करते हुए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि इस जगह का लेआउट होता है, क्योंकि इन पिच ब्लैक मेजेस जैसे टनल में बैट्स हमेशा चिन को पहले सेंस कर लेते हैं। हर बार जब वो किसी नेस्ट के करीब पहुंचता है, बैट्स पहले ही स्वार्म करके उस पर टूट पड़ते हैं और बस एक केयरलेस मोमेंट
मतलब फिर से एक बाइट और एक नया कॉर्प्स वेनम प्रोक। हालांकि एक्सपी काफी सॉलिड मिलता रहता है। लगातार फाइट लाइट चिन के अंदर फ्लो करती रहती है, जिस पर उसका लेवल बढ़कर 17 तक पहुंच जाता है। इसके बाद चिन हर डेड बैट की सोल फ्लेम ऑफर करता रहता है। सक्सेस नोटिफिकेशंस लगातार बढ़ती जाती हैं और फिर आखिरकार वो आवाज सुनाई देती है जिसका चिन काफी देर से इंतजार कर रहा होता है। ट्रेट एक्वायर्ड कॉर्प्स वेनम गॉट यू, जिस पर चिन हल्का ग्रिन करता है और तुरंत अपना ट्रेड पैनल खोल लेता है। वहां एक ग्रीन कलर का कॉर्प्स वेनम एंट्री चमकता दिखाई देता है। कॉर्प्स वेनम रैंक बी, अटैक सप्लाई कॉर्प्स वेनम, डीलिंग पॉइजन डैमेज ओवर टाइम एंड बिल्डिंग द स्टन गेज। यानी बिल्कुल वही असली एबिलिटीज सीधे सोर्स से। चिन खुद इस वेनम का इफेक्ट झेल चुका था और अगर यही किसी ह्यूमन अवेकनर पर इस्तेमाल हुआ तो उसका असर और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला था। अल्टीमेट क्राउड कंट्रोल वेनम। लेकिन तभी अबैंडन्ड माइन के काफी अंदर पहुंच चुके चिन की स्पाइन में अचानक ठंडी लहर दौड़ती है। वो तुरंत ऊपर देखता है और वहां उसके ठीक सिर के ऊपर दो जायंट आइज चमक रही होती हैं, जिनका साइज लगभग लाइट बल्ब्स जितना बड़ा था। जिस पर चिन ग्लोबग ऊपर उठाता है और देखता है कि सीलिंग से उल्टा लटका एक कॉर्प्स वेनम बैट उसे घूर रहा होता है। फर्क बस इतना था कि उसका साइज आबेबकू बाकी बैट से लगभग 3 गुना बड़ा था। उसके सफेद फैंग्स डैगर की तरह चमक रहे थे। ए बॉस, जिस पर चिन का फोकस तुरंत शार्प हो जाता है। वो टाइगर फेंग वॉर शील्ड सीलिंग की तरफ गार्ड पोजीशन में उठा लेता है। अगले ही पल टनल के अंदर डार्क विंड गूंजती है और वह जायंट बैट सीधे चिन की तरफ लॉन्च करता है। उसकी टक्कर इतनी भयानक होती है कि छोटे बैट्स की अटैक्स उसके सामने कुछ भी नहीं लगती। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि चिन लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और फेंट क्लो के बीच वो जायंट फैंग्स सीधे उसके थ्रोट की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर चिन तुरंत शील्ड ऊपर घुमाकर अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन शॉक वेव उसके पूरे आर्म में फैल जाती है। इस मॉन्स्टर की रॉ पावर पूरी तरह इंसेन थी। अब चिन उसके वेट के नीचे दब चुका होता है और उसे पीछे धकेल भी नहीं पा रहा था। और इससे भी बुरी बात यह होती है कि स्ट्रगल के दौरान उसकी बेल्ट से लगा ग्लो बग ट्यूब किसी चीज से टकराकर क्रैक हो जाता है। बैड न्यूज, ग्लो बग मुश्किल से 1 मीटर उड़ पाता है, तभी जायंट बैट उसे हवा में ही स्नैप करके खा जाता है और पूरा माइन एकदम पिच ब्लैक डार्कनेस में डूब जाता है। जिस पर चिन बैकअप लाइट निकाल पाता उससे पहले ही सामने से फुल एयर का तेज झोंका आता है और सीधे उसके शील्ड से टकराता है। -197 फुल ब्लॉक स्टैंस में होने के बावजूद भी उसे इतना डैमेज हो जाता है। लेकिन अब पूरा माइन पूरी तरह डार्क हो चुका था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस पर चिन स्पीयर आगे थ्रस्ट करता है लेकिन कुछ हिट नहीं होता। डार्कनेस के अंदर कॉर्प्स वेनम बैट किंग पूरी तरह अपने टेरिटरी में था। चिन सिर्फ उसके विंग्स की आवाज से उसकी पोजीशन ट्रैक कर पा रहा था। तभी फिर से हवा का तेज झोंका सुनाई देता है, इनकमिंग। जिस पर चिन चुपचाप टाइमिंग काउंट करता है, नाउ, और उसी पल वो घोस्ट फायर वेनम एक्टिवेट कर देता है। उसका क्रूड आयरन स्पीयर अचानक फ्लेम्स में घिर जाता है और पूरा टनल रोशनी से चमक उठता है। बैट किंग ठीक उसके सामने मौजूद होता है, जिस पर चिन पूरी ताकत से स्पीयर उसके अंदर घुसा देता है। -134 टारगेट इज बर्निंग, टारगेट इज पॉइजन्ड। 2 नोटिफिकेशंस एक साथ सामने आती हैं। फायर तेजी से बैट किंग के पूरे बॉडी पर फैल जाती है और पिच ब्लैक केव के अंदर वह चमकने लगता है। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। जिस पर चिन शील्ड आगे करके तेजी से बढ़ता है और लगातार स्पीयर अटैक्स करना शुरू कर देता है। -137 बर्न डैमेज 35, -129 बर्न डैमेज -35। थ्रस्ट डैमेज बर्न और पॉइजन के साथ स्टैक होकर बैट किंग की HP बार को तेजी से शेड करने लगती है। और जाहिर सी बात थी, एक ऐसा क्रिएचर जो पूरी जिंदगी डैम्प केव में रहता है वो नेचुरली फायर के खिलाफ वीक होगा ही। पूरी तरह फ्लेम्स में एंगल्फ होने के बाद बैट किंग नैरो केव के अंदर बुरी तरह थ्रैश करने लगता है, लेकिन वो खुद को आग से छुड़ा नहीं पाता। अब डार्कनेस का कवर खत्म हो चुका था। बर्निंग बैट किंग सीधे चिन के सामने एक ग्लोइंग टारगेट बन गया था और चिन लगातार प्रेशर बनाए रखता है। शील्ड आगे, स्पीयर पर घोस्ट फायर वेनम और लगातार मिक्सड डैमेज अटैक्स, जिस पर धीरे धीरे कॉर्प्स वेनम बैट किंग की HP बार ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। प्रेस द एडवांटेज, और तभी चिन तुरंत बॉलिंग बीस्ट ब्लड एक्टिवेट कर देता है। पावर की वेव उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसका डैमेज और अटैक स्पीड दोनों अचानक स्पाइक हो जाते हैं। -219, -238। इसके बाद कॉर्प्स वेनम बैट किंग एक आखिरी चीख निकालता है और जमीन पर गिर जाता है। अबैंडन्ड माइन का बॉस एक क्रूड आयरन स्पीयर के हाथों खत्म हो चुका होता है। तभी एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट चिन के अंदर फ्लो करती है और उसका पूरा एक लेवल बढ़ जाता है। उसी समय बैट किंग की बॉडी से एक अलग सोल फ्लेम उठती है। सोल फ्लेम ऑफरिंग कॉर्प्स वेनम बैट किंग, जिस पर चिन बिना 1 सेकंड गनवाए रिचुअल शुरू कर देता है। कॉर्प्स वेनम बैट किंग सोल फ्लेम ऑफरिंग सक्सेसफुल, फ्लेम पॉइंट्स +15, ट्रेट एक्वायर्ड, सोनार स्कैन, अनलॉक्स लिंक्ड स्किल, अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन। जिस पर चिन खुद हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बैट किंग से ट्रेड भी मिल सकता है। अब उसे समझ आता है कि उस डार्क टनल के अंदर बैट किंग हर बार उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जान लेता था, यहां तक कि उसके मूवमेंट्स भी प्रेडिक्ट कर रहा था। साइंटिफिकली देखा जाए तो बैट्स अल्ट्रासाउंड यूज करके अपने आसपास का मैप बनाते हैं और प्रे लोकेट
करते हैं और लगता है कि इन कॉर्प्स वेनम बैट्स ने वही एबिलिटी इनहेरिट की थी, बल्कि उससे भी ज्यादा, जिस पर चिन तुरंत सोनार स्कैन की एंट्री चेक करता है। उसके स्किल पैनल में अब एक बिल्कुल नया बी रैंक स्किल दिखाई देता है, सोनार स्कैन रैंक बी इफेक्ट emits high frequency sound waves in all directions to map the surrounding area and detect approximate enemy positions. Effective range 30 मीटर, यानी ऐसा स्किल जो एनिमीज पर एम्बश करने के लिए परफेक्ट था। और सबसे शॉकिंग बात, यह स्किल उसे एक लो लेवल जोन बैट से मिला था। तभी एक नया प्रॉम्प्ट सामने फ्लैश करता है, करंट फ्लेम पॉइंट्स 135, डू यू विश टू अपग्रेड अ स्किल, जिस पर चिन तुरंत सोच में पड़ जाता है। अबैंडन्ड माइंस क्लियर करने के बाद उसके पास अब इतना स्टॉक पाइल हो चुका था कि वो एक ए रैंक स्किल भी अपग्रेड कर सकता था। लेकिन इस वक्त उसके पास 3 ऑप्शंस मौजूद थे, ए रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड, बी रैंक टाइट स्टेप, बी रैंक सोनार स्कैन। कुछ देर सोचने के बाद चिन फैसला करता है, बॉइलिंग बीस्ट ब्लड उसका मेन डैमेज टूल जरूर है, लेकिन सोनार स्कैन उसे किसी भी थ्रेट को पहले डिटेक्ट करने की एबिलिटी देता है, चाहे मॉन्स्टर्स हों या दूसरे अवेकनर्स, और हमेशा पहले जानना बाद में रिएक्ट करने से बेहतर होता है। अपग्रेड सोनार स्कैन, जिस पर चिन 10 फ्लेम पॉइंट्स स्पेंड कर देता है। सोनार स्कैन बी रैंक अपग्रेड्स टू अल्ट्रासोनिक स्कैनर रैंक इफेक्ट emits high frequency ultrasonic waves in all directions, mapping nearly terrain faster and locating enemies with greater precision. Bonus in enclosed spaces. Effectiveness doubles. Effective range 50 मीटर। रेंज सीधे 30 से बढ़कर 50 मीटर हो जाती है और प्रिसीजन भी काफी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन चिन अभी भी रुकता नहीं, जिस पर वो दांत भींचकर अगला कमांड देता है, कीप अपग्रेडिंग। तभी एक और प्रॉम्प्ट सामने आता है, स्पेंड 100 फ्लेम पॉइंट्स टू अपग्रेड अल्ट्रासोनिक स्कैनर रैंक ए, कंफर्म इट। 100 फ्लेम पॉइंट्स स्पेंट। अल्ट्रासोनिक स्कैनर रैंक ए upgrades to ultrasonic lock-on-S rank. Rank as effect emits ultrasonic waves at a frequency undetectable by humans, rapidly mapping the surrounding terrain and pinpointing the exact position and movement path of every nearby enemy. Bonus includes enemies in stealth or hidden states, but not those in void state. Effective range 100 मीटर, S rank skill, जिस पर चिन को तुरंत फील होता है कि ये 100 फ्लेम पॉइंट्स शायद उसकी जिंदगी की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। अब रेंज बढ़कर पूरे 100 मीटर्स हो चुकी थी और यह स्किल स्टेल्थ और हिडन स्टेट्स वाले एनिमीज को भी डिटेक्ट कर सकती थी। असैसिन बिल्ड्स का परफेक्ट काउंटर। हाई स्कूल में चिन ने कॉम्बैट सिमुलेशन क्लासेस में एक चीज जरूर सीखी थी, असैसिन्स सबसे डेंजरस क्लास होते हैं, क्योंकि स्टील्थ यूज करने वाला शैडो असैसिन्स हमेशा फर्स्ट स्ट्राइक लैंड कर सकता है। लेकिन अब अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन के साथ कोई भी असैसिन्स चिन पर एम्बुश करना लगभग इम्पॉसिबल था, और 100 मीटर डिटेक्शन रेडियस का मतलब वो हाई डेंजर रूमिंग मॉन्स्टर्स से भी पहले ही बच सकता था, उनके नोटिस करने से पहले। चाहे ग्राइंडिंग हो या डंजियन रन्स, अब हर चीज पहले से कहीं ज्यादा सेफ हो चुकी थी, और ये सब सिर्फ एक अबैंडन्ड माइन से मिला था। इसके बाद अगले 3 दिनों तक पॉसिबिलिटीज का टेस्ट लेने के बाद चिन जंघाई सिटी के आसपास मौजूद हर लो लेवल जोन को क्लियर करता जाता है। नॉर्दर्न वेस्टलैंड, सोल फ्लेम ऑनफ्रिंग फ्रॉम म्यूटेंट, वुल्फ पैक यील्ड्स ट्रेड ब्लड थर्स्ट सी रैंक, मली अटैक्स स्टील 5% ऑफ डैमेज डेलेट एज HP, ब्लू माउंटेन रुइंस, गॉब्लिन शमन सोल फ्लेम ऑफरिंग यील्ड स्ट्रेट फोकस D रैंक, MP प्लस 100, गेल ग्रेवयार्ड, स्केलेटन सोल्जर सोल फ्लेम ऑफरिंग यील्ड स्ट्रेट डेथमार्क D रैंक, पॉइजन रेजिस्टेंस प्लस 100। 4 लेवलिंग जोन्स क्लियर करने के बाद चिन का लेवल बढ़कर 25 तक पहुंच जाता है। साथ ही उसे कई लो लेवल गियर पीसेस भी मिलते हैं, रस्टेड चेस्ट प्लेट, लेदर ब्रेसर्स, रॉटवुड ग्रीव्स, बीस्ट हाइट बूट्स, सभी लोग ग्रेड आयरन टियर इक्विपमेंट, जिनमें कोई बोनस स्टैट्स नहीं होते, सिर्फ बेसिक डिफेंस मिलता है। लेकिन इन्हीं से उसका पूरा गियर सेट कंप्लीट हो जाता है, जिस पर फुल सेट इक्विप करते ही चिन के स्टैट्स फिर से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। गॉड फॉसेन लेवल 25, HP 2920, MP 450, ATK 271, डिफ 470। स्टार्टिंग ट्रेट, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी ट्रेट्स, सेवज D रैंक, लाइट को रिजेनरेशन एस रैंक, घोस्ट फायर रैंक, ब्लड थर्स्ट C रैंक, स्किल्स टाइट स्टेप B रैंक, बॉइलिंग बीस्ट ब्लडी रैंक, सेवज चार्ज B रैंक, अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन एस रैंक। जबकि चिन लगातार जंगाही सिटी के हर लो लेवल जोन को क्लियर करता रहता है।